हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो हमने डिस्कस किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। अब जो रोक लगाई गई है यहाँ पे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन जो हॉस्पिटैलिटी है वो किससे नहीं लेनी, वह फॉरेन सोर्स से। क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, वो किसे नहीं लेनी, वो है फॉरेन सोर्स से। फॉरेन सोर्स से क्या है, हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं लेनी, ठीक है, फॉरेन सोर्स। क्वेश्चन आया कि ये फॉरेन सोर्स क्या है। बाहर की कोई गवर्नमेंट है, बाहर की कोई पार्टनरशिप फर्म है, बाहर की कोई कंपनी है, बाहर की कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, बाकी कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है, या मल्टीनेशनल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, तो वो क्या होता है, फॉरेन सोर्स। बट हाँ, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जैसे लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उससे क्या है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन काफ़ी रिलेवेंट है, ठीक है, इजी भी है। फॉरेन सोर्स का मतलब बस ध्यान में ये रखना कि बाहर से, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी एंड एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगी बाहर की, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होगी, एनी इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था है, इंटरनेशनल एजेंसी है, बट जैसे IMF है, ठीक है, या कोई यूनाइटेड नेशंस हो गया, तो कहते हैं नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशंस, UN की कोई एजेंसी होती है, ठीक है, और एनी ऑफ इट्स स्पेसिफाइड एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, और सच अदर एजेंसी एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। बिल्कुल सिंपल। तो गवर्नमेंट होगी बाहर की, उसकी कोई एजेंसी होगी, ठीक है, अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, या उसके अलावा कोई, अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसे आप ले सकते हैं, या वर्ल्ड बैंक है, या UN की कोई एजेंसी है। वैसे कोई इंटरनेशनल कोई एजेंसी उसे नहीं ले सकते, बट कुछ एक स्पेसिफाइड एजेंसीज हैं जो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, वहाँ से आप क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी, सिंपल हो गया। और कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, तो दोनों तरह का कवर कर दिया। फॉरेन कंपनी भी कवर कर दिया, उसके अलावा कोई और कॉर्पोरेशन है जो कहाँ है, जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, बेसिक वो रजिस्टर्ड क्या है, वो रजिस्टर्ड हुई है कहाँ पे, इंडिया के बाहर। और एक है MNC, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, रेफर टू क्लोज 4 ऑफ क्लोज G, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अब 2013 आ चुका है। आप कहेंगे सर यहाँ चेंज नहीं किया। देखिए, जनरल क्लोजेज एक्ट जो था 1897, जो किसमें है, GIGL में, वहाँ पढ़ा हमने कि अगर मान लीजिए कोई कानून चेंज हो जाता है, अगर क्या है कि कोई कानून चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे कानूनों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या लिखा है कि मान लीजिए कि जैसे कंपनीज एक्ट क्या था 1956, उसके बाद क्या आया, कंपनीज एक्ट 2013। तो कहते हैं अब खाली ये बदलने के लिए कि जैसे कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, ठीक है, तो अब कहते हैं कि कहीं पे 1956 लिखा भी गया है, कौन सा क्या 2013। तो आपने क्या करना है कि खाली ये 2013 को चेंज करने के लिए सभी कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि बात किसकी हो रही है, नए कानून की। तो यहाँ पे यानी कि ऐसा नहीं है कि आप काट के इसको क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये इम्प्लाइड है, इसको कानून को चेंज नहीं किया गया, तो ये इम्प्लाइड है कि यहाँ पे क्या है, रीड किया जाएगा वो कंपनीज एक्ट 2013 ही रीड किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ लिखा है, जनरल क्लोजेस एक्ट में 1897 में। कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 and more than 50% of the nominal value of its share capital is held either singly or in the aggregate by one or more of the following, namely। क्या कहते हैं, कोई कंपनीज है, ठीक है, जो क्या है विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी एक्ट 1956 है, और जिसकी 50% से ज़्यादा जो कैपिटल है वो कौन हेल्ड कर रहा है, बाहर की कोई गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है, या फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, या सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री है, या सिटीजन्स ऑफ फॉरेन टेरिटरी, और कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, या कोई ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ हैं और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन ए फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, ठीक है, या फिर क्या है, फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो यानी कि एक कंपनी जो क्या है रजिस्टर्ड हुई है अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कहने का भाव क्या है कि इंडिया का जो कंपनीज लॉ है रजिस्टर्ड उसके तहत हुई है, बट जो मोर देन 50% जो कंट्रोल है, यानी कि फंडिंग है, यानी कि पेड अप कैपिटल, वो कहाँ है, बाहर से आ रही है,
ये बाहर के किसी सिटीजन से है, बाहर की किसी कंपनी से है, बाहर की किसी गवर्नमेंट से है, बाहर की किसी कॉरपोरेशन से या एजेंसी से है, उसे भी हम क्या मान लेंगे, फॉरेन सोर्स। ठीक है, फिर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर where the nominal value of the share capital is within the limits specified for foreign investment under the FEMA Foreign Exchange Management Act 1999 or rules or regulation made thereunder, then notwithstanding the nominal value of share capital of company being more than 50% of such value at the time of making the contribution, such company shall not be a foreign source। बहुत सिंपल सी बात की है, देखिए, और बहुत बढ़िया बात की है। अब आपने देखा होगा जो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कई जगह पे क्या होती है, यूजुअली लिमिट जो होती है 49% है, बट कई कई केसेस में क्या होता है, जो लिमिट होती है उसे क्या मान लेते हैं हम, उसे हम मान लेते हैं 74, कई जगह दिया होता है 74%, कई जगह 100% है। ठीक है, तो कई कई सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है वो कितनी है, 74% है, या फिर क्या इवन क्या 100% तक भी है। तो जहाँ पे फेमा की गाइडलाइंस के तहत, फेमा एक्ट के तहत, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, या फेमा के कोई रूल्स हैं या कोई रेगुलेशंस हैं, उसके तहत बाहर से क्या है कि पैसा आता है यहाँ की इंडिया में जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसमें। ठीक है, कहाँ से, फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन कंपनी है या कोई बाहर की सिटीजन्स है, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो वो पैसा यहाँ पे लगाते हैं, बट वो क्या है कि फेमा की गाइडलाइंस के विद इन है, तो क्या है कि उसे हम फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे। बिल्कुल आराम से चलते हैं। फिर कहते हैं कि ट्रेड यूनियन इन एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी वेदर और नॉट रजिस्टर्ड इन सच फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। बिल्कुल सिंपल है, कहते हैं कि फॉरेन कंट्री की कोई ट्रेड यूनियन है, बेशक रजिस्टर्ड हुई है या अनरजिस्टर्ड है, वो सिंपल है। फॉरेन कोई ट्रस्ट है या फॉरेन कोई फाउंडेशन है, जिस मर्जी नाम से बुलाइए, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, और सच ट्रस्ट और फाउंडेशन मेनली फाइनेंस बाय ए फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। यानी कि बाहर जैसे अब क्या है कि मलिंडा फाउंडेशन है, ठीक है, मलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है, जो मेरे ख्याल से बिल गेट्स की वाइफ हैं, ठीक है। अब मलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, मेरे ख्याल से वाइफ है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, क्या फॉरेन ट्रस्ट है या फॉरेन कोई फाउंडेशन है, मेनली फाइनेंस कहाँ से की जा रही है, फाइनेंस बाय फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। सोसाइटी है, कोई क्लब है, और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो फॉर्म द रजिस्टर्ड का है आउटसाइड इंडिया। सिंपल ऐसा हो गया, सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री। तो बिल्कुल सिंपल था ये। क्या कहते हैं कि फॉरेन जो सोर्स है वो क्या है, फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन कोई टेरिटरी है, ठीक है, उनकी कोई गवर्नमेंट है या कोई उनकी एजेंसी है। एक इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी है, पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड की गई एजेंसीज हैं, जैसे क्या, जैसे आपकी IMF है, ठीक है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस है या वर्ल्ड बैंक है, तो वो उसमें कवर नहीं होगा। अब क्या है कि कोई ट्रेड यूनियन है जो बाहर क्या है इन द फॉरेन कंट्री है, बेशक वो रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बाहर का कोई सिटीजन्स है, या फिर क्या होता है कि आपकी कोई एक जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है, यानी कि रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 लिखा है, आप इसको कंपनी एक्ट 2013 भी मान सकते हैं। अब क्या है कि उस कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है 50% से ज़्यादा जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल है वो किसके द्वारा हेल्ड की जा रही है, फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा या फॉरेन किसी एजेंसी द्वारा या फॉरेन किसी कंपनी द्वारा या फॉरेन सिटीजन द्वारा, ठीक है, तो उसे हम क्या मानेंगे, फॉरेन सोर्स ही मान लेंगे। बट हाँ, अगर जो वो पैसा लगाया गया है बाहर के एक सिटीजन या गवर्नमेंट जो भी है उनके द्वारा, तो क्या है कि अगर वो पैसा जो लगाया गया है कैपिटल कैपिटल में, अगर वो विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द RBI है, यानी कि अंडर द फेमा जो है एक्ट है, ठीक है, और उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो क्या है, इसे हम फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे। ठीक है, तो या कोई और कोई एसोसिएशन है, ठीक है, बेशक जो कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड कहाँ पे, इंडिया के बाहर हुई है, तो इसे हम क्या मानेंगे, फॉरेन सोर्स। बिल्कुल सिंपल है, गवर्नमेंट भी आ गई, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी आ गई, ठीक है, कोई कंपनी आ गई बाहर जो रजिस्टर्ड हुई है, या कॉरपोरेशन जो बाहर रजिस्टर्ड हुई है, या कोई ट्रेड यूनियन जो बाहर की रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, या कोई ट्रस्ट है, या फिर कोई फाउंडेशन है जो फाइनेंस की जा रही है किसके द्वारा, फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा या कोई किसी फॉरेन की एजेंसी द्वारा, या फॉरेन सिटीजन्स हो गए, या मैंने बताया कि जो इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है बट उसकी जो फाइनेंसिंग है 50% से ज़्यादा वो बाहर से है। बट एक्सेप्शन क्या है, जो फेमा एक्ट है या रूल्स है या रेगुलेशन के तहत है। बिल्कुल सिंपल हो गया, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कानून बनाने वाले। इवन के यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी देखिए इलेक्शन होते हैं, पंचायतों के इलेक्शन हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हैं, ठीक है, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन है, लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, और आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा विधान परिषद है, तो ये सभी क्या हैं, ये यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, कानून बनाने वाले हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर। तो क्या है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पहला क्या है, मीन्स लिखा है, देखिए जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आप, अब ICSI के इलेक्शन होते हैं,
ठीक है, ICAI के इलेक्शंस होते हैं, जहाँ भी जो CS हैं या CA जो भी हैं तो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो दे आर नॉट लेजिस्लेचर्स, दे आर नॉट लेजिस्लेचर। तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, साफ साफ बता रखा है, इधर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आ गया यानी कि लोकसभा राज्यसभा आ गया। उसके बाद कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और इन केस ऑफ ए स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इधर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। कहते हैं देखिए अब सीधी सी बात है, जो स्टेट में जो असेंबली सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, एक यूनिकैमरल एक बाईकैमरल। यूनिकैमरल में क्या होता है कि यानी कि खाली विधानसभा होती है, जैसे पंजाब है, ठीक है, पंजाब में क्या है, केवल विधानसभा है, विधानसभा में कोई बिल पास होता है, गवर्नर के पास जाता है, राज्यपाल, राज्यपाल साइन करता है, दैट बिकम्स एन एक्ट। अब यूपी में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बड़े राज्य में कई जगह पे क्या है, बाईकैमरल सिस्टम है। बाईकैमरल में क्या होता है, वहाँ विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। विधानसभा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा विधान परिषद दोनों में बिल पास होगा, जाएगा राज्यपाल यानी गवर्नर के पास, गवर्नर जी साइन करेंगे, बन जाएगा एक्ट। तो कहते हैं कि देखिए एक तो पार्लियामेंट में चलो दो सदन है ही है, पार्लियामेंट में दो सदन है ही है, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, क्या है, लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, एक जो अगर यूनिकैमरल सिस्टम है तो ठीक है, सिंपल क्या बोला, लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ बाईकैमरल है तो ईदर हाउसेज यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही क्या मान लिए जाएंगे, लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूटी है, वहाँ पे क्या लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ तो इलेक्शन नहीं होते MLAs के, जैसे क्या है आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में कौन सा MLA के इलेक्शन होते हैं, वो तो जो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया जो एडमिनिस्ट्रेटर है, LG जो हो गया, ठीक है, वो क्या है स्टेट को, उस यूटी को चलाता है। बट जैसे दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली में क्या सिस्टम होता है, दिल्ली है और शायद मणिपुर भी है, ठीक है, दिल्ली है कि दिल्ली में क्या सिस्टम है, दिल्ली में क्या है कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। तो जो सरकारें जो दिल्ली में है वहाँ पे क्या होता है, अलग से असेंबली होती है। तो यूटी जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो जो उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इवन जो दिल्ली सरकार है, ठीक है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बोल रहा, जो दिल्ली की अपनी जो सिटी की सरकार है उसे भी क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी। नेक्स्ट क्या कहते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये भी आ गया। म्यूनसिपैलिटी भी आ गया, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी जैसे क्या है, अब दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एंड रीजनल काउंसिल है इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन स्टेट्स में क्या है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं एंड रीजनल काउंसिल हैं, तो उनके जो इलेक्शन होंगे जो लड़ेंगे उन्हें क्या, जो इनके इन्हें भी क्या बोलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं, इन्हें भी क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। एनी अदर इलेक्टिव बॉडी एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो लेजिस्लेचर में क्या है आपका, यानी कि ऑलमोस्ट सारे आगे जितने आपने सुने हैं, क्या है, एक तो इधर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों आगे, और फिर कहता है कि जहाँ यूनिकैमरल सिस्टम है किसी राज्य में तो वहाँ पे क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली, जब बाईकैमरल है तो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और म्यूनसिपैलिटी आ गई। और उसके अलावा क्या है जो यूटी है वहाँ पे क्या है, यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो एक्ट है उसके तहत क्या है, जो भी उनकी असेंबली है लेजिस्लेटिव। उसके अलावा क्या आ गया आपका, कोई रीजनल बोर्ड है या रीजनल काउंसिल है, ठीक है, वो भी आ जाएगा। लोकल बोर्ड वगैरह होते हैं जो जैसे यहाँ पे लिखा था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, असम में, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, ये भी क्या मान लिया जाएगा, लेजिस्लेचर। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो छोटे जो हैं ये क्या है, लेजिस्लेचर है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्या है, पर्सन। पर्सन क्या है बेटा, पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है, यूजुअली हम इनकम टैक्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, AOP है, BOI है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो क्या होता है, पर्सन। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ज़्यादा वाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, ठीक है। अब तो कंपनी एक्ट है, फिर में क्या आ चुका है अब यहाँ पे सेक्शन 8 आ चुका है, कंपनी एक्ट 2013 का, चीज़ वही है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। बट ठीक है, डेफिनेशन मैं कह रहा हूँ वाइड है, वाइड नहीं है, ये वाइड है। कैसे, यहाँ मीन नहीं लिखा, क्या लिखा है, इंक्लूड, यानी कि डेफिनेशन है वो क्या है, एक्सटेंडेड है, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आ सकता है, यानी AOP BOI भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, AOP BOI भी इसमें आएगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बेटा, कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, अब जिसको क्या है कि एक तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके तहत जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड, जैसे BJP है, कांग्रेस है, NCP है, शिवसेना है,
ये पार्टीज क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। या फिर कोई नई नई पार्टीज होती है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती, बट उन्हें क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या है, केवल क्या है, और एक अभी से स्टार्टिंग में क्या एक सिंबल दे रखा होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उसे भी हम क्या मानेंगे, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जैसे क्या था राखी सावंत, उसने भी क्या था, एक जब इलेक्शन थे मेरे ख्याल से आई थिंक 2014 के, उन्होंने क्या किया, ये कहते कि हम इतने इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इतने लोग हमारे, तो वो क्या थे, वो क्या थे, ठीक है, वो क्या उन्होंने क्या था, उन्हें केवल एक सिंबल दे दिया इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसे भी क्या मानेंगे हम, पॉलिटिकल पार्टी। ट्रिपल पी थी, ठीक है, पंजाब पीपल्स पार्टी, हाँ, तो शायद मनप्रीत सिंह बादल ने बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या था, तो उन्हें एक इलेक्शन सिंबल दे दिया गया इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, बट दे वर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, उसमें क्या था, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी मानेंगे। ठीक है, या फिर क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक क्या है कि एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत जिन्हें क्या है कि पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दी जाती है, उसे भी क्या मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। इसको स्टडी करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी मीन्स, कोई भी एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। अब बाहर अमेरिका के लोग आके यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करें तो बड़े आराम से हरा देंगे, क्यों, कि पैसा ही इतना उनके पास, डॉलर्स में यहाँ पे रिश्वत देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, शराब बांटेंगे, दारू बांटेंगे। ठीक है, 10-10 डॉलर देंगे, उनको मोजे लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिया में इलेक्शन में क्या होता है, आपको पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, तो ठीक है, होता है। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स citizens of India to be registered with the Election Commission of India as a political party under section 29A of the Representation of People Act 1951। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या कहते हैं, एसोसिएशन है कोई, या फिर क्या है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसमें जो है कौन है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और क्या है, रिजल्ट कहाँ पे है, विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए पॉलिटिकल पार्टी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्लियर। या फिर विच हैज सेट अप कैंडिडेट्स, which have set up candidates for election to any legislature but is not so registered or deemed to be registered under the election symbol। ठीक है, which is so not registered, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और deemed to be registered under the election symbols reservation and allotment order act 1968। तो जिसने क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन से क्या है कि जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स क्या है खड़े किए हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, मैंने एग्जाम्पल ली थी राखी सावंत वाली। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो एक क्या है, नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एक स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन लिख देना, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन है। ठीक है, क्या उसके तहत क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है अंडर द स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या क्या हो गया, एक पॉलिटिकल, एक जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें क्या है सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, तो क्या है कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मिली हुई है। या फिर क्या है कि किसी ने क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके तहत वो रजिस्टर्ड तो नहीं है, और उन्होंने क्या है कि इलेक्शन कैंडिडेट जो इलेक्शन में क्या है कि कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने के लिए खड़े किए हुए हैं। और लास्ट क्या है कि जो एक नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के तहत क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या है अलाउ किया गया है यहाँ कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का हमेशा मतलब यही होता है किसी लॉ में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी स्पेसिफाइड एज सच बाय रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। ये देने दीजिए, रेलिवेंट है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी लिखा होगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और फेमा 1999 शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दोस एक्ट्स। कहते हैं कि जो देखिए वर्ड्स इसके मीनिंग यहाँ नहीं किए दिए गए, डिफाइन नहीं किए गए, उसका मीनिंग आप कहाँ से उठा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, या फिर क्या है फेमा एक्ट में अगर वो मीनिंग दिए गए हैं तो आप मतलब वहाँ से उठा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आइए आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 2 है। ठीक है, उसमें क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन तथा फॉरेन हॉस्पिटलिटी के जो रेगुलेशन है उसकी बात की गई है। ये काफ़ी रिलेवेंट जो पार्ट है स्टार्ट होता है। चैप्टर वैसे भी रिलेवेंट ही है। ठीक है, और देखिए इसमें जो बात की गई है सेक्शन 3 में, ये याद रखना है सेक्शन 3, यहाँ पे 5-7 सेक्शन आपको सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे तक दिक्कत नहीं आएगी। प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन,
अब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों पे क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने पे दिक्कत लगाई है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, कोई करेंसी थी, ठीक है, कोई सिक्योरिटी थी, कोई किसी प्रकार का कोई गिफ्ट जो था। ठीक है, तो चलिए, तो कहते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक्सेप्ट नहीं करेगा कौन, कुछ एक सेलेक्ट लोग। ठीक है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, खास करके पॉलिटिकल जैसे पार्टी के लोग हैं, अगर वही फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना शुरू कर देंगे तो क्या जो उनकी इम्पार्शियलिटी है, इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी है, वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जजेस हैं हमारे यहाँ के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जजेस हैं, कोई भी हैं, अब मान लीजिए वही फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना शुरू कर दें तो ये एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हमारा जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप है, ठीक है, इंदिरा गांधी आई यहाँ पे, मोदी आए, मोदी भी चले जाएंगे, अमित शाह जैसे लोग भी चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे जो चले जाएंगे एक करके, बट क्या है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है, यहाँ भी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो अपोजिशन पे हमले करती है, तभी कोर्ट क्या है कि देखता है कि यहाँ पे उसको छोड़ देता है, क्योंकि सबूत नहीं मिलते। ठीक है, ताकि ये होता है कि किसी को ऐसे भी नहीं जेल में डाला जा सकता। मान लो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, दूसरे अपोनेंट को जेल में डाल देती है, तो ऑब्वियसली जज ने ऐसे तो नहीं कि बिना ऐसे डाल दिया होगा जेल में, उसको ऑर्डर कर दिया जेल में डाल दो। ऐसा तो कोई नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आएगी सबको जेल में डाल देगी ना, इसलिए कुछ ना कुछ घाल मिल किया होता है, तो ऑब्वियसली उस वही अंदर जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो बातें की चलिए वो फालतू का ज्ञान था। अब प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है, कि कुछ एक जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट है जैसे कह सकते हैं हम, उन पर रोक लगाई गई है कि हाँ, कि जो क्या है कि आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, बिल्कुल पूर्ण तौर से रोक लगा दी कि आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, नो फॉरेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक है, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन में अगर फंडिंग लेनी शुरू कर देंगे बाहर से, ऑब्वियसली क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी उनकी इंटेग्रिटी। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कॉरेस्पॉन्डेंट, अब देखिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, एक जो कानून बनाने वाले यानी कि लेजिस्लेचर, ठीक है, ये जो कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, और दूसरा क्या है, कानून चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे यहाँ के, IAS IPS वगैरह जो अफसर्स हैं, और थर्ड हमारी जुडिशरी कोर्ट वगैरह होगी, और चौथा जो माना जाता है लॉ में, जो नहीं लिखा संविधान में, वो है मीडिया। और चारों पे क्या है कि रोक लगा रखी है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पे, चारों पे। याद रखना है, सीधा याद रखना, तरीका समझा दिया मैंने आपको। तो 4 जो हमारी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जो हमारे प्रजातंत्र के स्तंभ हैं 4, एक क्या है, लेजिस्लेचर, एक क्या है, ब्यूरोक्रेसी, और थर्ड क्या है, जुडिशरी, फोर्थ क्या है हमारा, जो मीडिया है, जो बिकाऊ हमारा, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिकाऊ, वो आप फिर टेलीविजन को देखते हैं, आपको देख के पता लग जाता होगा, न्यूज़ को देख के किधर को झुका हुआ है। ठीक है, नो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर। अब देखिए ये लोग क्या है, ये मीडिया के लोग हैं। मैंने जैसे बताया कि फोर्थ पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, जज है, देखिए आ गया, जुडिशरी आ गई, याद करने का तरीका आपको समझ आ गया। पहला क्या आ गया, लेजिस्लेचर का आ गया, दूसरा क्या आ गया, मीडिया आ गया, तीसरा क्या आ गया, जुडिशरी आ गई। जज है गवर्नमेंट सर्वेंट, अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या आ गया आपका, ब्यूरोक्रेसी आ गई। जज हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल और ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी क्या है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। ये दोनों चीज़ें आ गई। जो लेजिस्लेचर में क्या याद रखना है, लेजिस्लेचर में जो मेंबर जो जीत के आ चुका है, यानी कि एक मान लीजिए एक जो CM है, ठीक है, MLA मान लीजिए, MLA तो ऑब्वियसली CM बनने के लिए MLA होना जरूरी है। ठीक है, तो जो MLA है, MP है, ठीक है, वो जीत के आ चुके हैं, तो वो क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अभी जो जीत के नहीं आए, मतलब अभी इलेक्शन चल रहे हैं मान लीजिए, तो वो क्या है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। दोनों चीज़ें आ गई। फिर कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर, तो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई ऑफिस बेरर है, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, ऑर्गेनाइजेशन पे पॉलिटिकल नेचर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफिस बेरर भी आ गया, और जो पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके। इसे स्पेसिफाई किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कोई एसोसिएशन है, कोई कंपनी है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग, अब ये भी क्या आ गया, ये आ गया आपका चौथा स्तंभ, मीडिया। ठीक है, तो एसोसिएशन है, ये कंपनी है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ और ऑडियो विजुअल न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। अब जितने भी मीडिया आ गए, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज डिफाइंड इन अंडर द IT एक्ट 2000 और एनी अदर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, जैसे कि एग्जाम्पल है अगर द वायर टीवी है, ठीक है, द वायर है, ठीक है, क्विंट है, ये क्या चीज़ है? अब देखिए, तो वायर हो गया, द क्विंट हो गया, ये क्या है? एक्चुअली टेलीविजन में तो नहीं देखा आपने कभी, बट फिर भी क्या है कि वो IT के माध्यम से कि अपनी जो न्यूज़ है, विजुअल, आपने कहा ऑडियो विजुअल न्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे, उनका प्रॉपर चैनल है, लाखों सब्सक्राइबर है इनका। मेरे ख्याल से द वायर का तो 50 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है, हो सकता है करोड़ भी कर गया जिस टाइम मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या सिस्टम आप देख रहे हैं। तो ये क्या है कि IT के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है कि ये लोगों तक क्या है अपनी न्यूज़ पहुँचाते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको भी हम कवर करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट है या कॉलमनिस्ट है, कार्टूनिस्ट है, एडिटर है, ऑनर ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, रेफर्ड एंड क्लोज, जी। तो सभी क्या है, इन पे रोक है। अब मैं दोबारा बोलूँ क्या था, याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या समझाया, 4 स्तंभ है, ठीक है, क्या है? एक लेजिस्लेचर है, दूसरा क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उधर से मैंने क्या बोला चौथा, तीसरा क्या बोला, जुडिशरी बोला, ठीक है, क्या बोला, जुडिशरी। एक सेकेंड, ठीक है, जुडिशरी हो गया, जुडिशरी के बाद क्या आ गया, आपका मीडिया। याद रखने का सिंपल तरीका, लेजिस्लेचर में क्या आया, एक कैंडिडेट हो गया, कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर कोई मेंबर है, यानी कि जो इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, ये लड़के जीत चुका है, तो दोनों बातें आ गई, ठीक है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कैंडिडेट टू एनी लेजिस्लेचर हो गया, या मेंबर टू एनी लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट आ गया, तो जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है। और क्या है, जुडिशरी में क्या थे, कोई भी जज आ गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे आए हैं, मीडिया में। यहाँ पे क्या है, प्रिंटर आ गया, कार्टूनिस्ट आ गया, ठीक है, एडिटर आ गया, कॉरेस्पॉन्डेंट आ गया, या फिर क्या है कि जो मीडिया का, जो मीडिया को IT न्यूज़ के IT के जरिए तो अपनी जो ऑडियो विजुअल न्यूज़ है, ऑडियो न्यूज़ है, जो क्या है कि सब अपना तो आगे ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। उसके जो ऑनर्स हैं, ठीक, उसके प्रिंटर्स हैं, एडिटर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो सारे क्या इसमें आ गए। तो याद रखने का तरीका सिंपल है, ठीक है। और मैं एक लास्ट कहता था, एक जो पांचवा बचा, हाँ, ये तो 4 स्तंभ तो आएंगे, उसके अलावा 2 और आगे, वो क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आ गई। उसके अलावा क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। एक है पॉलिटिकल पार्टी आ गई, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो कैंडिडेट टू इलेक्शन लेजिस्लेचर आ गया, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर आ गया, उसके अलावा क्या है, जजेस आ गए, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आ गया, उसके अलावा क्या है, तो मीडिया की बात करें तो IT के माध्यम से जो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग करता है, ऑडियो विजुअल न्यूज़ है, विजुअल न्यूज़ है, ठीक है, ऑडियो न्यूज़ है, वो सारे क्या है, वो भी आ जाएगा, जैसे द वायर हो गया, द क्विंट हो गया। उसके अलावा क्या है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है, जो स्पेसिफाइड की है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था ये। आइए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, जो कॉर्पोरेशन वर्ड बार बार यूज किया गया है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन जो है, क्लोज सी एंड सेक्शन 6, एक्सप्रेशन कॉर्पोरेशन मीन्स ए कॉर्पोरेशन owned or controlled by the government and includes a government company, ठीक है, एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब देखिए, बात वही आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंपनी एक्ट 1956 यूज़ किया गया है, तो ऐसा नहीं कि अब इसको भी इस लॉ को काट के सही करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस दी गई है, तो मान लेंगे क्या है, कंपनी एक्ट 2013 की है, अंडर द GC एक्ट। अगर देखा जाए, जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 ये बोलता है कि अगर किसी लॉ में कोई बदलाव आ जाता है, एक एक्ट रिपील होता है, तो जगह नया एक्ट आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अब हर एक एक्ट में जाके आपको क्या है कि वो चीज़ बदलनी पड़ेगी। तो क्या है कि यहाँ पे मान लिया जाएगा, प्रजम्पशन ले ली जाएगी, यहाँ बात ही किसकी कर रहे हैं, नए एक्ट की। तो यानी इसका यहाँ पे क्या आएगा, तो सेक्शन 2 क्लोज 42 है किसका, कंपनी एक्ट 2013 का। यहाँ पे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, हम उसे ही क्या मान लेंगे यहाँ पे, फॉरेन कंपनी। तो उसे ही क्या मानेंगे बेटा, फॉरेन कंपनी हम मान लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलिए, क्या बोलते हैं,
अब क्या है कि आगे जाके पढ़ेंगे तो ये तो था जो हमने पढ़ा कि डायरेक्टली वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेगा, अब बोलेंगे इनडायरेक्टली भी नहीं ले सकता कि आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ या मैं जज हूँ, मैंने आपसे ले लिया, ठीक है, इनडायरेक्ट पे भी रोक है। क्या चलिए, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है या फिर क्या इंडिया का सिटीजन है, बट है क्या बात, जैसे लोग यहाँ पंजाब में मैं रहता हूँ, हर बंदे को है भूत सवार है कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो क्या है कि है तो इंडिया के सिटीजन है, बट वहाँ की क्या है उन्होंने पीआर वगैरह ले रखी है, तो क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नो पर्सन रेजिडेंट इंडिया एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया shall accept any foreign contribution or require or agree to acquire any currency from a, आपके फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में सारा कुछ ही आ गया, ठीक है। अक्वायर और एग्री टू अक्वायर एनी करेंसी फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स हमने पढ़ लिया था, बहुत लंबा चौड़ा था, बाहर की गवर्नमेंट, बाहर की कंपनी, बाहर का कोई, ठीक है, यूनियन आ गई, बाहर की कोई जो ट्रस्ट आ गई, फाउंडेशन आ गई, तो बाहर से ही क्या है फंडेड है, बाहर की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन रेफर टू ऑप्शन वन और बोथ। सिंपल सी बात की है। तो पहले तो देखिए सबसेक्शन वन में क्या है, डायरेक्ट पे रोक लगाएगी। जो सबसेक्शन वन पढ़ा उसमें क्या लिखा, जो डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन था उस पर रोक लगाएगी, और जो सबसेक्शन टू है उस पर इनडायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन रिसीव करना था उस पर रोक लगा देगी। क्या बोला सबसेक्शन टू में, कोई भी जो इंडिया का क्या है कि जो रेजिडेंट इन इंडिया है या कोई इंडिया का जो सिटीजन या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके बाहर से किसको देता है, पॉलिटिकल पार्टी को या पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन वन, जितनी वो लंबी लिस्ट जो हमने पढ़ी, ठीक है, वो भी गलत है, वो भी क्या है वायलेशन मान लिया जाएगा। ये लिखा कहाँ, सबसेक्शन टू में, बिल्कुल सिंपल। फिर चलते हैं, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यहाँ पे केवल क्या लिखा, जो रेजिडेंट इंडिया, ठीक है, यहाँ पे वो बात नहीं की जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सिटीजन इंडिया का, बट नो पर्सन रेजिडेंट इंडिया शैल डिलीवर एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन which has been accepted from any foreign source to any person if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends or is likely to deliver such currency to any political party or any person referred to in section one or both। सिंपल सी बात है, यानी कि किसी भी तरह से इंडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा देगी। अब पहले क्या बोला सेक्शन टू में, इंडिया का कोई जो रेजिडेंट है या फिर क्या है तो इंडिया का जो सिटीजन है बट रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो क्या है कि बाहर से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन या करेंसी जो भी है रिसीव नहीं करेगा, अक्वायर नहीं करेगा, और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी के बिहाफ पे, ठीक है, यहाँ तो रिसीव ही नहीं करना है किसी के बिहाफ पे, ठीक है, और एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन वन और बोथ। अगले में क्या बोलते हैं क्लोज बी में, ये कहते हैं कोई भी जो पर्सन जो रेजिडेंट इंडिया है वो ऐसा नहीं करेगा कि पैसे बाहर से लिए किसी और बंदे को दे दिया, उसको पता है कि हाँ तो पॉलिटिकल पर्पज के लिए लगा सकता है, ठीक है। जैसे क्या है, मुझे पता है कि जगदीप ने क्या किया, बाहर से पैसे रिसीव किए, ठीक है, जगदीप ने क्या किया, बाहर से पैसे यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, और क्या कि एक बंदा जो एमएलए के इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, ये क्या हो गया एमएलए के इलेक्शन कंटेस्ट करने, तो ये क्या है कैंडिडेट टू लेजिस्लेचर, ठीक है। तो मैं इस बंदे को ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, मुझे पता है ये क्या है उस काम के लिए लगा सकता है जो काम क्या है प्रोहिबिटेड है। एक तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी या जो पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन वन के बिहाफ पे, बिहाफ तो होता है कि मैंने आपके बिहाफ पे रिसीव कर लिए, पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं रिसीव कर ही नहीं सकता क्योंकि आप ही नहीं कर सकते, मैं कैसे कर लूँगा। तो एक है कि मैं पैसे बाहर से लेके आप ही को दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आप किस काम में लगाएंगे, तो ये भी रोक है। एक बिहाफ पे रिसीव करने पे रोक है, एक लेके आपको देने में रोक है, ठीक है। फिर कहते हैं नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया shall deliver any currency whether Indian or foreign which has been accepted from any foreign source to any political party or any person specified in section 1 or both or any other person। ये भी ठीक है। एक तो पहले रोक लगाई जो रेजिडेंट इन इंडिया है उस पर रोक लगाई कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से लेके किसी व्यक्ति को ना दे, जो क्या है कि जो जिन चीज़ों पे रोक है, जिन लोगों पे रोक है उनको पैसे ना दे दे। और फिर उसके बाद क्या सेकंड वाली केस की आ गई, जो सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो भी वही काम ना करे कि बाहर से पैसे लिए और डिलीवर किसको कर दिए, इस जो जिन लोगों पे रोक है, ठीक है, किसको पॉलिटिकल पार्टी या एनी अदर पर्सन इफ ही नोज और हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट सच अदर पर्सन इंटेंट्स और लाइकली टू डिलीवर सच करेंसी टू पॉलिटिकल पार्टी और टू एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन वन और बोथ, ठीक है। ये कहते हैं कि नो पर्सन रिसीविंग एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स
ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 9, ये हम पढ़ेंगे, शैल डिलीवर सच करेंसी एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन फॉर इट वॉज रिसीव्ड। ठीक है, सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, एक क्या है, मान लीजिए एक रजिस्टर्ड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके बिहाफ पे अगर हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो हम उन्हीं को देंगे। और टू एनी अदर पर्सन इफ ही नोज हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट सच अदर पर्सन इंटेंट्स और लाइक टू डिलीवर सच करेंसी टू एनी पर्सन अदर देन पर्सन फॉर विच सच करेंसी वॉज रिसीव। यानी कोई भी बंदा इसके बिहाफ पे वो फॉरेन करेंसी ले रहा है, जो लोग क्या है कि सेक्शन 9 में एलिजिबल है, तो उसी को वो फॉरेन करेंसी क्या है देगा, किसी और को नहीं देगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब मुझसे पूछो सर ये टॉपिक पढ़ा कितना रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, तो मैं कहूँगा 99% चांस है ये सेक्शन 3 ही आपको पूछा जाएगा एग्जाम। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या क्या आया, पहले तो ये बोला कि कौन कौन लोग, सेक्शन 1 में क्या बोला कि कौन कौन लोग क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, कौन कौन लोग क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। वहाँ पे मैंने आपको याद करने का तरीका समझाया, बच्चों तो एग्जाम में इतने लिखाते हैं, आगे सेक्शन 2 तक पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, 1 में क्या लिखा आपने कि क्या है कि कैंडिडेट टू कोई लेजिस्लेचर है या मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर है, पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसके अलावा क्या आया, ये 4 पॉइंट आ गए। हाँ, जजेस आ गया। ठीक है, कोई आपका कोई किसी मीडिया का कोई कार्टूनिस्ट है, प्रिंटर है, कॉरस्पॉन्डेंट है, ठीक है, वो आ गया। उसके अलावा कोई आईटी एक्ट के तहत 2000 के तहत कोई एसोसिएशन या कोई व्यक्ति अगर क्या है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करता है, ऑडियो विजुअल न्यूज़ है या ठीक है कोई ऑडियो न्यूज़ ही है, ठीक है, आईटी के माध्यम से, तो उन पर भी क्या है रोक है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई उसका ऑफिस बेरर है, उन पर भी रोक है। तो सभी लोगों पे, या जजेस मैंने बोल दिया, इन सभी पे क्या है रोक है, ये क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। फिर आगे जाके बढ़े हम सेक्शन 2 में, ये कहते हैं कि कोई भी बंदा जो क्या है कि रेजिडेंट इन इंडिया है या सिटीजन ऑफ इंडिया है बट रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे, या जो पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 जो हमने सारे पढ़े, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी आएगी। ठीक है, तो जो प्रोहिबिटेड पर्सन है उनके बिहाफ पे क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर उसके बाद क्या आया पॉइंट नंबर 3 में, फिर उसके बाद कहते हैं कोई भी बंदा तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, वो क्या है कि किसी के बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करेगा, और ऐसे मतलब बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करके बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करके किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो क्या है कि पता है उस काम में पैसा लगा सकता है जो क्या है कि सेक्शन 1 में दिए गए हैं, यानी कि वो जज को पता है कि जज को दे सकता है आगे पैसा ये, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है, पैसा इस प्रकार से यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, ये लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कोई भी बंदा बेशक वो क्या है कोई भी करेंसी है, बेशक इंडिया कौन सी है, इंडिया की करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन सोर्स से किसी व्यक्ति के बिहाफ पे पैसा रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये थी। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए सेक्शन 9 में जो पर्सन स्पेसिफाइड है, मैंने आपको बताया कि जो ट्रस्ट हैं, ठीक है, जो ट्रस्ट हैं, कोई सोसाइटीज़ हैं, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो क्या है कि अगर वो पैसे लेता है बाहर से, तो उन्हीं जो ट्रस्ट है या कोई सोसाइटी वगैरह जिनके बिहाफ पे पैसा लिया गया है, तो क्या है उन्हीं को देगा। मैं कुछ ही बताऊँ, जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, यानी कि बीजेपी की नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ क्या है कि जो जो संस्थाएं हैं उनकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जो लाइसेंस है कैंसिल किए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। समझ रहे हैं आप, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने क्या था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो पढ़ रहे हैं, इसके तहत क्या था रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी, वहाँ से वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो ले रहे थे, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिटर्न फाइल करनी होती है उन्हें गवर्नमेंट के पास, मतलब FCRA की वायलेशन कर रहे थे कि पैसा ले रहे हैं पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी क्या है जो लाइसेंसिंग थी वही कैंसिल कर दी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके जो लाइसेंस थे, रजिस्ट्रेशन थी, वो कैंसिल कर दी, यानी कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। यहाँ पे बहुत ऐसा चल रहा था इंडिया में कि बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि रिलीजन चेंज कर रहे हैं। पैसा दिया और उसको क्या किया, ईसाई में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, जिनके पास जो मान लीजिए जो क्या है कि इकोनॉमिकली बहुत वीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत वीक है, अब मान लीजिए एक लेबर है, बेचारा वो 300-400 रुपये कमाता है, बेचारे को वो भी रोजगार नहीं मिलता है कई वाले, है कि नहीं। तो
अब उनको क्या है कि वो क्या करते थे, पैसे दे के अपना उनको कहते थे कि आप इस धर्म में आ जाइए, ठीक है, इस धर्म में आ जाइए। तो वो अब बंदा कहते गरीब मरता क्या ना करता। तो बेचारे क्या है कि सरकार तो हमारी ऐसे निकम्मियाँ यहाँ पे, फंडिंग तो कोई है नहीं किसी तरह की, ठीक है ना, मेडिकल के तौर पे देख लो ना, हेल्थ के मतलब हेल्थ की कोई फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे नहीं, एजुकेशन की फैसिलिटी है नहीं। तो वो बेचारे गरीबी जो में क्या करते हैं, वो लोग क्या है कि अपना धर्म परिवर्तन बदल कर लेते हैं। ऐसी संस्थाएं, ठीक है, तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था कि पैसा आया और लगा कहाँ पे, तो रिटर्न ही नहीं फाइल कर दी थी, तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, ठीक है। तो ये जरूरी भी है। तो आपको सेक्शन 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो अच्छे से आप रीड कर लेना, ठीक है। सेक्शन 4 अब कहते हैं कि देखिए यहाँ पे आएंगे एक्सेप्शंस। क्या आएगी एक्सेप्शन, कि क्या है, सेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि कौन कौन लोग क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है, या ले लिया किसको नहीं दे सकते। फिर कहते हैं कि सेक्शन 3 किसको अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए मेरा भाई विदेश में रहता है, जॉब करता है, पैसे कमाए मुझे भेज दिए, पैसे उसने कमाए किसको भेजे, मुझे भेज दिए, तो ठीक है मैं तो लेता हूँ। और सारे ऐसे ही करते हैं, आप देखा होगा अपने घर परिवार में कोई ना कोई बंदा आपके बाहर गया होगा, तो क्या करता है, बाहर से कमा के भेजते हैं कि नहीं भेजते, यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ बाहर, ठीक है, मैं बाहर में यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मुझे बाहर से पेंशन आ रही है, ले सकता नहीं ले सकता, ऑब्वियसली ले सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ एक नॉर्मल एक्सेप्शंस है, तो आप क्या है कि जहाँ पे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, मुझे बाहर से गूगल वाले स्कॉलरशिप दे दें, तो अच्छी बात है, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो ऐसी एक चीज़ें क्या है कि जो आप है इस प्रकार से पैसे ले सकते हैं कुछ एक केसेस में, बिल्कुल सिंपल। चलिए आज पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3 shall apply shall apply to the acceptance by any reason specified in that section of any foreign contribution where such contribution is accepted by him subject to the provisions of section 10। कहते हैं कि देखिए सेक्शन 3 में जो भी हम पढ़ के आए ऐसा कुछ भी लागू नहीं होगा जो हम आगे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और ध्यान रखना पड़ेगा सेक्शन 10 का आगे जाके। तो आप चिंता मत करिए, आप सब एक्सेप्शन याद कर लीजिए, ठीक है। क्या, पहले जैसे मैंने बताया कि आप जॉब करते हैं, ठीक है, बाहर से आपने जॉब की तो को पैसे आते हैं, आप ले सकते हैं बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेमुनेशन ड्यू टू हिम। सैलरी या वेजेस है कोई और किसी प्रकार का रेमुनेशन, बोनस हो गया, कमीशन होगी, और टू एनी ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर हिम फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स। अब फॉरेन सोर्स क्या है, फॉरेन गवर्नमेंट होगी, फॉरेन कंपनी होगी, जैसे मान लीजिए कोई बंदा गूगल में जॉब करता है, पैसे नहीं आएंगे वहाँ से, और बाय वे ऑफ पेमेंट इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने एक्सपोर्ट किया, बाहर से मुझे पैसे आए, बाहर की कंपनी को मैंने एक्सपोर्ट किया, तो बाहर की कंपनी क्या थी, फॉरेन सोर्स थी, तो मुझे वहाँ से पैसे आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय सच फॉरेन सोर्स, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। और सैलरी है, वेजेस है, कोई भी और रेमुनरेशन है, ठीक है, क्या है कि ड्यू टू हिम और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन। मान लीजिए मैंने और मेरे भाई ने क्या है कि बाहर कोई क्या है दोनों जॉब करते थे, तो मुझे वहाँ से सैलरी वेजेस कमीशन कुछ भी आ रही है, तो क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्प्ट है। उसके अलावा क्या है, हमको इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस हमें कोई पैसे आते हैं, जैसे जो एक्सपोर्ट किया हमने उसके पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहते हैं कि अगला भी वही पॉइंट आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात कर सकते हैं बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, और इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांसलेटेड बाय हिम आउटसाइड इंडिया, जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, विप्रो है, इन्फोसिस है। अब इन्फोसिस और जो TCS है, इनका जो मेजोरिटी मोर देन 90% रेवेन्यू आते ही कहाँ से है, विदेशों से आते हैं। तो क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स है उसमें जो बाहर से फॉरेन सोर्स से पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान ये रखना है इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस आ रहे हैं। ये कहते हैं कि 2 पॉइंट हो गए आपके, एक था सैलरी वेजेस वगैरह हो गया, दूसरा क्या है इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स है, कोई इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, वो पैसे आपको आ रहे हैं। एज एन एजेंट ऑफ द फॉरेन सोर्स, एजेंट ऑफ द फॉरेन सोर्स इज रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए क्या है कि कोई एजेंट है फॉरेन सोर्स का, क्या है एजेंट है, अब वो क्या है कि इंडिया में कोई रिलेशन, इंडिया में क्या है कोई ट्रांजेक्शन करता है, अब फॉरेन सोर्स की ट्रांजेक्शन किससे हो रही है, इंडिया की गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अब उस एजेंट को कोई कमीशन मिलती है बाहर से, क्या है एजेंट को कोई पैसे मिलते हैं, तो एजेंट पैसे ले सकता है। अब मान लीजिए अब ईरान से हमारे को तेल आता है, क्या ईरान से हमें क्या है तेल आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, तो ऑयल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की वो क्या ऑर्डर करती है। अब क्या है कि इसके बीच में एक एजेंट है मिस्टर ए,
एजेंट कौन है यहाँ पे, मिस्टर ए, वो क्या है कि इंडिया का है, ठीक है। अब इसके बीच में बिचौलिया है, बीच में एजेंट यानी मिस्टर ए, अब उसको यहाँ से कमीशन मिलती है, वहाँ से वो कमीशन लेता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हाँ डील करवा के दो अच्छे से, ठीक है, और ये एजेंट क्या है कि डील करवा के देता है किससे, ईरान के साथ। अब इस एजेंट को मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आपको 0.2% आपको कमीशन देंगे, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ईरान गवर्नमेंट, तो ईरान गवर्नमेंट को से पैसा किसको मिल रहा है, मिस्टर ए को। तो इंडिया की गवर्नमेंट कहते हैं कोई नहीं, बाहर से इंडिया में ही आ रहा है, आने दो, ठीक है, ये क्या है, फॉरेन सोर्स है, इस केस में क्या है, पैसा ले सकते हैं, यानी कि एजेंट है, ठीक है, वो क्या है, फॉरेन सोर्स से पैसा ले रहा है, ले सकता है, कोई बात नहीं। उस फॉरेन सोर्स का एग्रीमेंट किसके साथ है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल सिंपल है। फिर क्या है कि बाय वे ऑफ गिफ्ट है या कोई प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट और प्रेजेंट वाज एक्सेप्टेड इन द अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय सीजी विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ सच गिफ्ट और प्रेजेंटेशन। देखिए अब प्रधानमंत्री है, हमको पता है कि मोदी जी को बाहर जाने का बहुत शौक है, जिसको जरूरत भी है और शौक भी होता है कई वाले, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के तो इतना ज़्यादा बाहर जाते हैं, नहीं तो क्या है, आपने शायद कभी उनको देखा भी नहीं होगा कि कभी वो कहीं बाढ़ आई है, कुछ छाया, कोई हवाई सर्वे कर रहे हैं, कभी कुछ होता है वो बाहर घूम रहे होते हैं, तो क्या होता है चलिए, तो बाय वे ऑफ गिफ्ट, अब प्रेजेंटेशन बाकी ये भी है कि हाँ ऐसा नहीं होता खाली आपको दिखावा करने से ही होता है, मेन तो होता है फंडिंग होती है, ऐसे टाइम में क्या होता है, सपोर्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो देती है, ठीक है। बाकी हर एक गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो पॉलिसीज अपने हिसाब से हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट है हमारी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो विदेशों में जाते हैं, उनके साथ क्या है कि डेलीगेशन जाता है, सरकारी क्या है, डेलीगेशन जाता है, सरकारी डेलीगेशन जाता है। अब वो डेलीगेशन गया तो उनको बाहर से मान लीजिए कोई गिफ्ट मिले तो ले सकते हैं, बट एज पर द सीजी रूल्स, ठीक है, रूल्स फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रॉम इज रिलेटिव, मैंने एग्जाम्पल पहले दे दी कि मान लीजिए मेरा भाई बाहर गया है, तो जो कमाता है मुझे भेजता है तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय वे ऑफ रिमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस है या ऑथराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फेमा, ठीक है। अब रिमिटेंस आ रही है आपको इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे आप अब देखिए ऑथराइज डीलर होते हैं, उनके थ्रू क्या है कि आप पैसा रिसीव करते हैं, तो मान लीजिए आपको ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, ठीक है, एडी जो कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू क्या है कि आप वो पैसा रिसीव कर रहे होते हैं, तो आपको वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट मैंने बोला था स्कॉलरशिप है, स्टाइपेंड है, एनी पेमेंट ऑफ लाइक नेचर, तो पैसे आप रिसीव कर सकते हो। ये बहुत ईजी था, आपको याद रखने का तरीका समझिए क्या है, आपने रट्टे नहीं मारने इस चैप्टर में, ठीक है, पहले इसको समझना है, कॉमन सेंस लगानी है, फिर आपने याद करना है। तो यहाँ पे किस किस से आपको अलाउड हो रहा है, आप अपने हिसाब से सोचिए, जो आपके आले दुआले होता है दिमाग में सोचिए। एक क्या है कि आपके घर में कोई ना कोई जाता है बाहर, पैसे भेजता है, यानी कि रिलेटिव, तो आपने देखा होगा कई स्टूडेंट होते हैं, उनको अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनको बड़ी बड़ी कंपनी से बाहर से स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप वगैरह हो गया रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, उनके साथ जो डेलीगेशन है, ठीक है, उनको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय, डेलीगेशन टू गवर्नमेंट, ठीक है, एज पर द रूल्स, ठीक है, तो रूल्स हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए उसके तहत, ठीक है, ये हो गया, सिंपल हो गया। उसके बाद क्या आ गया, तो एजेंट था, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, उसे क्या है, फॉरेन सोर्स से पैसा मिल रहा है कमीशन के तौर पे ऑब्वियसली, या फिर क्या है, वेजेस है, सैलरी है, या कोई और रेमुनरेशन है, एनी अदर, ठीक है, या फिर क्या इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ये सिंपल से आप याद सकते हो, क्योंकि आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से भी आप याद रख सकते हो, यार ये तो अलाउड होते ही होते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बेटा, फिर कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन
received by any person specified under section 3 for any of the purposes other than those specified under this section, such contribution shall be deemed to have been accepted in contribution. सिंपल सी बात है. अब कहते हैं देखिए, हमने 2 सेक्शन पढ़े, सेक्शन 3, सेक्शन 4. 3 में क्या था? रोक थी, प्रोहिबिशन थी, ठीक है. 4 में क्या था? एग्जम्पशन था. फिर कहते हैं कि जिन बंदों को हमने स्पेसिफाई किया इसमें सेक्शन 3 में, अगर कहते हैं कि सेक्शन 4 को छोड़ के अगर कोई बंदा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है तो मान लिया जाएगा वो सेक्शन 3 में जो है उसकी क्या है? वायलेशन है. सिंपल, ठीक है. सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन थी, 4 में एग्जाम्पशन थी. आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते नहीं, आपको ना रिलेटिव से मिला, ना वेजेस है, ना आपकी कोई कमीशन है, ठीक है, ना आपका ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ना आपको कोई स्कॉलरशिप है, ना कोई स्टाइपेंड है, ठीक है. तो जो सेक्शन 4 में एग्जाम्पशन है उसके बाहर जाके अगर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, कॉमन सेंस वायलेशन है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी मेरे पास. अब क्या है कि एक तो हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है. आपको एग्जाम में जो पूछते हैं ऐसे ही पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर में फ़र्क क्या है. पॉलिटिकल पार्टी क्या था याद होगा आपको? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत क्या है, जो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है. और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्या है कि जो खाली इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, सिंबल दे दिया मान लीजिए उसको. और क्या था लास्ट क्या था? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है, उसके तहत क्या है कि जो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए. तो ये क्या थे? 3 केसेस थे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन हमने पढ़ी. नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनकी जो गतिविधियां हैं, जिसकी कार्यशैली होती है, कार्य प्रणाली होती है, जिसकी एक्टिविटीज़ है और कार्य करने का जो वे ऑफ डूइंग वर्क होता है, एक्टिविटीज़ होता है, ऐसा होता है जैसे कि वो पॉलिटिकल पार्टी का हो. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अन्ना हजारे. अन्ना हजारे की जो संस्था थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, वहाँ पे क्या था आपको याद होगा क्या हो रहा था? ऐसा लगा था कि देश में करप्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है. आपको याद होगा आपको बड़ा लार्ज स्केल पे बेवकूफ़ बनाया गया, ठीक है. एक चीज़ तो क्लियर थी वहाँ पे, ये कोई ना कोई इनविजिबल हैंड था और लग रहा था कि वो जैसे बीजेपी का ही हो. कैसे? जैसे इतना मास आपके देखा होगा, मास जो क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कैंपेनिंग चला, इंडिया में क्या है कि करप्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है. एक्चुअली क्या था? अब आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हैं. बेशक वो बीजेपी पीछे थी या कुछ और इनके लोग पीछे थे. कैसे आपने देखा कि उसमें क्या हुआ, उस कैंपेन में क्या हुआ कि लाखों लोग इकट्ठे हुए, ठीक है. उन्होंने बोला कि हाँ भी अरविंद केजरीवाल थे, बेदी थी, किरण बेदी, ठीक है, अन्ना हजारे थे, ठीक है. उसको तो बेचारे को मेरे को लगता है बेवकूफ़ी बना दिया. कैसे? अब क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, जब क्या हुआ कि सारा कैंपेन हो गया तो देश में करप्शन दूर हुई? नहीं. लोकपाल बिल आया? नहीं. कुछ हुआ आज तक लोकपाल का? सुना है आपने? ना. अब 2013 की बात है, आज हम कौन से साल में बैठ गए हैं, ठीक है. आप देख सकते हैं 8-9 साल होने को है, 7-8 साल से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी भी क्या है कि लोकपाल का कुछ नहीं बना. अब अन्ना हजारे जी का है? कहीं भी नहीं है. क्यों? कि ये क्या होता है कि पीछे से कोई हैंड था, ठीक है. किसी का सर पे जो हाथ था वो यही था कि आप करो, हम पीछे से फंडिंग कर रहे हैं. आप देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल क्या हो गए, सीएम बन के बैठ गए. वैसे देखिए एक काउंसलर बनने को क्या है कि सालों साल घिस जाता है बंदा, काउंसलर के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाता. और उनको एक मूवमेंट से क्या मिला, उस जो मूवमेंट से क्या है कि उनका नाम मिल गया पूरे वर्ल्ड, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड मिल गया. तो मूवमेंट से क्या निकल गया? अरविंद केजरीवाल. वैसे अरविंद केजरीवाल को कोई एमएलए में कंटेस्ट करने देता, ऑब्वियसली वो हार जाते, तो फंडिंग ही ना मिलती. पर एक मूवमेंट लाएगी, मूवमेंट से फंडिंग आई, ठीक है, फिर नाम बना उनका, इलेक्शन हुए तो वो जीत के बाहर हो गए, सीएम बन गए, ठीक है. और सीटें भी कितनी हैं उनको? 70 में से आउट ऑफ 70 67. तो व्हाट वाज दैट, ठीक है. और किरण जो बेदी थी वो क्या होगी, पुडुचेरी की, वो जो आपकी एलजी बन के बैठ गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर. क्या बनाते उसको एलजी? सवाल ही नहीं पैदा होता. ऐसे तो आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर कितने हैं देश में, सबको कौन पोस्टें मिलती हैं? नहीं मिलती. तो उनको एक फेम चाहिए था, उनको फेम मिल गया. उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, प्लेटफॉर्म मिल गया. और जनता बेवकूफ़ की वो वैसे रहेगी, ठीक है. आज भी वो देख रही है लोकपाल बिल आएगा, है कि नहीं. कल को एक नया ऐसे अरविंद केजरीवाल आएगा, अन्ना हजारे आएंगे, किरण बेदी जाएगी, फिर बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, है कि नहीं. ऐसे ही होता है, हम भी बेवकूफ़ बने, ऐसी बात नहीं है. तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये फिट ऑफ मूवमेंट होता है. उसमें क्या हुआ आपको याद होगा, उसके बाद क्या था. मुझे अभी भी याद है कि कांग्रेस के एक प्रभारी थे दिग्विजय सिंह, उसने ये एक बयान दिया था कि जैसे इस गवर्नमेंट की जैसे इस संस्था की
जो संस्था थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस संस्था की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देख के ये लगता है कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कि उनकी सारी की सारी कैंपेनिंग किसके खिलाफ थी? कांग्रेस के खिलाफ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ थी, या बाकी स्टेटों में भ्रष्टाचार नहीं था? बिहार में जेडीयू की सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, बीजेपी के साथ मिलके, ठीक है। तो राजस्थान में किसकी सरकार थी? मेरे ख्याल से उस समय हाँ इन्हीं की सरकार थी, बीजेपी की। गुजरात में तो 25 साल हो गए, 22-23 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनकी सरकार है, ठीक है। तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो करप्शन तो वहाँ पे भी थी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया। बोला किसके खिलाफ गया? केवल कांग्रेस के खिलाफ। तो उन्होंने ये कहा, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, कि हाँ अभी इस संस्था की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हुए क्यों ना इस संस्था को क्या है हम पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दें। इसमें कांग्रेस की सरकार थी यानी सीजी, तो क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो पॉलिटिकल जो अन्ना हजारे की एक संस्था थी, तो क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दें। बट ऐसा हुआ नहीं। बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आपको पता है इलेक्शन हार गई, ठीक है, तो बीजेपी 2014 में सत्ता में आ गई। तो ये क्या था? तो ये क्या था, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5, आपको सर इतनी लंबी कहानी सुना दी, आपको याद रहेगा, बोलेगा नहीं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी देखते हुए और उनकी एक्टिविटीज देखते हुए लगता है इस जो जो इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, जो आइडियोलॉजी है या एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कैसी पॉलिटिकल पार्टी जैसी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 5 और एफसीआरए में पावर्स दी गई है, तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। जो होगा क्या, इससे ये होगा, अब जब डिक्लेयर कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ऐसी जो पॉलिटिकल नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेक्शन 3 में कवर हो जाएगी, यानी वो चंदा बाहर से नहीं ले सकती, ठीक है। तो ये पॉइंट है, याद रखना। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या होता है? विचारधारा, ठीक है। जैसे अब क्या है, बीजेपी है, शिवसेना है, उनकी विचारधारा कैसे है? हिंदूवादी, ठीक है, हिंदूवादी है, ठीक है। और ये कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी टाइप है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, जो हम सब धर्मों को एक समान समझते हैं, ठीक है। अकाली दल जैसे बोलते हैं पंथक पार्टी है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं? जैसे इसको बोलते हैं कि जैसे ये पार्टियों की आइडियोलॉजी है। तो आपको टॉपिक क्लियर होगा बिल्कुल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो आइडियोलॉजी देखते हुए और दूसरी बात उनकी एक्टिविटीज़ देखते हुए अगर ये लगता है कि ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी वाले काम कर रहे हैं, तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो सेक्शन 3 में आ जाएंगे और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर पढ़ते हैं इसको एक बार। सीजी में हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द आइडियोलॉजी और द आइडियोलॉजी प्रोपेगेटेड by the organization or program of the organization। ये कहते हैं सीजी में हैविंग रिगार्ड टू, सीजी में हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या आइडियोलॉजी प्रोपेगेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या क्या होया? एक्टिविटीज आ गई, आइडियोलॉजी आ गई, जो प्रोग्राम है वो आगे, ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्टिविटीज ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। और कुछ एसोसिएशन है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है with the activities of the any political party by an order published in the official gazette specify such organization as an organization of political nature not being a political party, ठीक है। ये political party नहीं है, बट ये क्या है? एक organization of political nature है। This is not a political party but this is a organization of political nature। What does it mean? It means that it will be covered under section 3 and it cannot receive now foreign contribution from the foreign source provided that कंडीशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड बाय इट फ्रेम द गाइडलाइंस स्पेसिफाइंग द ग्राउंड या ग्राउंड्स ऑन विच सच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी स्पेसिफाइड। यानी कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली रूल्स बताएगी, ऐसे तो नहीं है जैसे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, मान लीजिए कोई फार्मर्स है, किसान लोग क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ रोज धरने देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ऐसे तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी? किसानों को कह देगी ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट प्रॉपर एक रूल्स द्वारा बताया गया है कि किन किन आधार पे, किन किन ग्राउंड्स पे क्या है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी संस्था को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। फिर कहते हैं देखिए, अब किसी भी संस्था को, अब ऐसे तो नहीं है
कि गवर्नमेंट जो है सीधा डिक्लेयर कर दे कि ये तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सुनवाई का मौका तो दिया जाना चाहिए, उनको रीजनेबल ग्राउंड्स बताने हैं कि आपको इस आधार पे, इन तथ्यों के आधार पे क्या है कि आपको क्या है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड मिलनी चाहिए, जिसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। ठीक है, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 1, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव द ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द ऑर्डर इज प्रपोज टू बी मेड अ नोटिस। पहले नोटिस भेजेंगे किसका, सुनवाई का। नोटिस इन राइटिंग इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द ग्राउंड और ग्राउंड्स ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी स्पेसिफाइड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ठीक है, अब जिसको ये नोटिस दिया गया है तो उसके पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू हुम नोटिस हैज बीन सर्व्ड अंडर सेक्शन 2 में विद इन a period of 30 days from the date of notice make a representation to the CG giving reason for not specifying such organization। सिंपल हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि किसी भी संस्था को पॉलिटिकल संस्था डिक्लेयर करने से पहले उसको एक नोटिस देगी। नोटिस में बताएगी इन कारणों से क्या है कि आपको हम क्या है कि डिक्लेयर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ठीक है, अब क्या है, संस्था के पास 30 दिन का समय होगा, नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उसे जवाब देना होगा सीजी को कि हाँ जी देखिए ये कारण है, इस कारण से क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर ना किया जाए। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, सीजी जो है वो हो सकता है कि उनकी मर्जी है तो चाहे तो 30 दिन से ज़्यादा समय दे सकती है, अगर सीजी को लगता है कि कुछ जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, इसको टाइम बढ़ा देना चाहिए। ये कहते हैं कि सीजी इफ इट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड द रिप्रेजेंटेशन टू एनी अथॉरिटी टू रिपोर्ट सच रिप्रेजेंटेशन। तो सीजी के पास पावर है, जो ऐसी संस्था की जो रिप्रेजेंटेशन आएंगे, जो 30 दिन का टाइम दिया गया था या एक्सटेंडेड टाइम था, उनका जवाब आ गया, हो सकता है कि वो जवाब जो आया उनका एक कोई कमेटी बना दे या कोई संस्था को फॉरवर्ड कर दें कि आप इसको देखिए। ठीक है, सीजी में आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी, जिसको रेफर किया गया था, स्पेसिफाई सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है, नॉट बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी तो वो है ही नहीं, मेक ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 अकॉर्डिंगली। एवरी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। तो नोटिस के 120 दिन के अंदर ये ऑर्डर पास किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस नो ऑर्डर इज विद इन द सेट पीरियड ऑफ 120 days, CG shall after recording the reasons therefore make an order under section 1 in a period of 60 days from the expiry of said period of। ठीक है, 120 दिन बीतने के बाद भी क्या है कि अगले 60 दिन के ऑर्डर पास किया जा सकता है, पर उसके लिए रीजन देने पड़ेंगे। तो देखिए इसको समझिए ध्यान से, बहुत आसान था। सेक्शन 5 है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है आइडियोलॉजी देखते हुए, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, एक्टिविटीज या प्रोग्राम, ठीक है, देखते हुए, इसका ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ये पॉलिटिकल नेचर की क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बट ऐसा करने से पहले सीजी को क्या है, रूल्स बनाने पड़ेंगे। उस रूल्स में क्या बताने पड़ेंगे, ग्राउंड्स। ठीक है, तो सीजी क्या करेगी, रूल्स बनाएगी, सीजी में रूल्स में ग्राउंड्स बताए जाएंगे, किस आधार पे क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब आगे देखिए, सीजी क्या है कि इसको डिक्लेयर करने से पहले पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन ये क्या भेजेगी, नोटिस। नोटिस में क्या बताए जाएंगे, रीजंस, किस रीजंस ऑफ ग्राउंड। ठीक है, किस आधार पे क्या है कि आपको डिक्लेयर कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब इस जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टाइम होगा जवाब देने का वो कितना होगा, 30 दिन का। ठीक है, केवल 30 दिन का समय होगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सही लगता है इसको क्या है कि टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। अब ये 30 दिन में क्या आ रहा है या एक्सटेंडेड टाइम में क्या आ रहा है, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन, क्या बेटा, रिप्रेजेंटेशन, जवाब आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, जवाब। ठीक है, अब जो जवाब आ रहा है, अब क्या है, अब जवाब आया, उसके पास क्या है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हाँ भी इस संस्था को क्या है डिक्लेयर करना है कि नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। बट सीजी के पास टाइम कितना होगा, सीजी के पास टाइम होगा बेटा 120 दिन का। कहाँ से, नोटिस से 120 दिन का समय होगा, नोटिस से 120 दिन का समय होगा। और सीजी चाहे तो इस टाइम को क्या है एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, 60 दिन तक। बट यहाँ पे सीजी को क्या देने पड़ेंगे, रीजंस। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, तो बिल्कुल सिंपल। बट सीजी क्या है कि देखिए अब उसका जवाब आएगा,
ठीक है, उस जवाब को चाहे तो खुद कंसिडर कर ले, चाहे तो किसी अथॉरिटी को रेफर कर दे। और उस अथॉरिटी की रिपोर्ट आने के बाद, पार्टी का जवाब आने के बाद, ठीक है, पार्टी का जवाब आ गया, रिप्रेजेंटेशन यानी पार्टी की, तो ऑर्गेनाइजेशन की उसकी रिप्रेजेंटेशन पर प्लस अथॉरिटी की रिपोर्ट, दोनों को कंसीडर करने के बाद 120 दिन के अंदर डिक्लेयर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सीधी चाहे तो टाइम एक्सटेंड कर सकती है। तो क्लियर हो गया। मैं फिर एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, 10 सेकंड लूंगा आपके। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को देखते हुए, एक्टिविटीज़ को देखते हुए, उसकी प्रोग्राम्स को देखते हुए उसे डिक्लेयर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि ऐसा करने से पहले सीजी एक रूल्स बनाएगी। रूल्स में बताए जाएंगे ग्राउंड्स किस आधार पे क्या है कि किसी संस्था को डिक्लेयर किया जा सकता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ठीक है। थर्ड क्या है, अब देखिए सीजी ऐसे नहीं कि सीधे ही कर देगी। अब सीजी क्या है कि जब भी उसको ऐसा लगता है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या भेजेगी, नोटिस। नोटिस में ग्राउंड्स मेंशन होंगे कि इस आधार पे हम क्या है कि आपको डिक्लेयर करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ठीक है। अब उस पार्टी के पास क्या होगा, 30 दिन का समय होगा, या सीजी टाइम एक्सटेंड कर सकती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन से उसका जवाब आएगा, अब सीजी चाहे तो इस जवाब को किसी अथॉरिटी को भेज देगी। अब उस अथॉरिटी की रिपोर्ट सीजी के पास आएगी। ठीक है। प्लस उस पार्टी का जवाब आया था, ऑर्गेनाइजेशन का जवाब आया था, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेशन थी वो और जो रिपोर्ट थी अथॉरिटी की, वो दोनों को कंसिडर करने के बाद नोटिस के 120 दिन के अंदर सीजी क्या है, इस संस्था को डिक्लेयर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब इस टाइम को वो एक्सटेंड भी कर सकती है प्लस 60 डेज। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अभी भी नहीं याद हो गया तो भगवान मालिक है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 6 सॉरी। ये क्या, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक तो हम कहाँ रुके हुए थे, सेक्शन 4 तक तो हम फंसे हुए थे कहाँ, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में। सेक्शन 3 में क्या था कि कौन कौन लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते फॉरेन, और सेक्शन 4 में क्या था, कौन कौन लोग एग्जम्प्टेड है जो ले सकते हैं। 5 में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो सीजी डिक्लेयर करती है एज पर द ड्यू प्रोसीजर। नेक्स्ट है सेक्शन 6, क्या है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब आपको याद होगा हमने एक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन, पिछले पार्ट में। ठीक है। ये देखिए फॉरेन जो हॉस्पिटैलिटी थी वो क्या था कि कोई भी ऑफर था तो कैजुअल नहीं था। जैसे मान लीजिए मैं बाहर घूमने गया हूँ, विजिट पे गया हूँ, ठीक है, मुझे उसने कुछ गिफ्ट कर दिया कुछ, मान लीजिए अचानक से, ठीक है, कैजुअल नहीं, कैश में दिया है या फिर काइंड है, कैश काइंड कुछ भी है, मिला कहाँ से, फॉरेन सोर्स से। तो प्रोवाइडिंग ए पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ठीक है, तो एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और विद इन फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। इस प्रकार का क्या है, आपको फ्री बोर्डिंग मिल रही है बाहर से, फॉरेन सोर्स से, फॉरेन सोर्स हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। फॉरेन सोर्स से कोई फ्री बोर्डिंग है, लॉजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, रहने का खर्चा है, कुछ भी है। ठीक है। बट वो प्योरली कैजुअल वन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ 6 सिलेक्टेड लोग हैं। सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 कहाँ गया, ये रहा। तो कहते हैं कि कुछ एक सिलेक्टेड लोग हैं जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते, और उसकी भी कुछ ऑब्वियसली अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। क्या कहते हैं, नो मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर और ऑफिस बेरर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, जो एक तो पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, लेकिन ये पहला हो गया मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। दूसरा ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। या फिर क्या, जज हो गया, या गवर्नमेंट सर्वेंट है, या एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और अदर बॉडी ऑनर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। चल यहाँ पे जो लिमिट है वो छोटी है। यहाँ पे मीडिया के लोग काबू नहीं आए बीच में, यहाँ पे मीडिया के लोग छोड़ दिए। अब मीडिया के लोग बाहर जाएंगे, खाए पिए, घूमे फिरे, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कौन है, जो बहुत ज़्यादा चुनिंदा लोग हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेरर हो गया, जजेस हो गए, उसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन ऑनर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे लोग याद रखना, लिस्ट बहुत लंबी थी। तो सेक्शन 3 था। ठीक है। सेक्शन 3 में क्या थी बेटा, लिस्ट जो थी वो बहुत लेंथी थी। कहाँ गई वो लिस्ट जो हमने बनाई थी, ये था। ठीक है। तो हमने कहा था कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाने वालों पे रोक है, वहाँ पे क्या था, कैंडिडेट फॉर, सेक्शन 3 में क्या था जिन पे रोक थी। ठीक है। सेक्शन 3 में क्या था बेटा, जिन पे रोक थी, एक था कैंडिडेट फॉर, कैंडिडेट टू एनी लेजिस्लेचर, यहाँ पे नहीं का ये हुआ। ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल सेक्शन 6 में क्या आ रहा है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे रोक है, क्या है, जो क्या है, मेंबर। और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट कवर हो गया। ठीक है।
मेंबर ऑफ टू एनी लेजिस्लेचर कवर हो गया, जज कवर हो गया, मीडिया यहाँ कवर नहीं हुआ, मीडिया यहाँ कवर नहीं हुआ। तो कुल मिला के क्या है कि कवर कौन कौन हुआ यहाँ पे? केवल ये कवर कौन कौन हुआ? सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी कवर हुई, ठीक है, और ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर हुआ, और मेंबर टू एनी लेजिस्लेचर कवर हो गया, ठीक है। कौन कवर हुआ? जज कवर हो गए, ठीक है, जज कवर हो गए, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर टू एनी लेजिस्लेचर जज हो गए, और गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, या फिर क्या है? कोई पर्सन है, ठीक है, ये किसके अंदर काम कर रहा है? गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑफिस बेरर है या गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, तो वो सारे कवर यहाँ हो गए। चलिए, फिर कहते हैं हाउएवर, मैंने ये क्या की? एक्सेप्शन। अब कहते हैं कि मान लीजिए अब ये कोई जज है, या फिर क्या है कि जो मेंबर टू एनी लेजिस्लेचर है, एमपी एमएलए हैं, बाहर गए विदेश में, जाके बीमार हो गए, अचानक से बीमार हो गए। अब क्या है, क्या गवर्नमेंट से पूछ के वो बीमारी का इलाज करवाएंगे? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाके वो इलाज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है, ठीक है। हाउ इट शैल नॉट बी नेसेसरी obtain such permission for an emergent medical aid needed on account of sudden illness। इमरजेंसी आ गई है मेडिकल की, ठीक है, तो ठीक है, बाहर से वो सहायता ले सकते हैं, अचानक से कोई बीमारी हो गई है, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग ए विजिट आउटसाइड इंडिया, बट वेयर such foreign hospitality has been received, the person receiving such hospitality shall given within 1 month so date of receipt of such hospitality। तो उसका इलाज हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि 1 महीने के अंदर वो सीजी को नोटिस देगा, एन इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेट कर देगा तो सीजी एज टू द रिसीट ऑफ सच हॉस्पिटलिटी एंड सोर्स फ्रॉम विच एंड मैनर इन विच सच हॉस्पिटलिटी वाज ट्रीट बाय हिम। तो सिंपल हो गया बिल्कुल, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि ये लोग क्या है कि फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले नहीं सकते, ठीक है, ले नहीं सकते। उसके बाद क्या है, कुछ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, सडन मेडिकल इलनेस आई है, ठीक है, एक्सेप्शन क्या बेटा, अचानक से कोई बीमारी आई है, उसमें क्या है कि वो मेडिकल एड ले सकते हैं। बट ये है जब भी ये मेडिकल एड ली गई है, ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर क्या है कि सीजी को इन्फॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है, इन्फॉर्म इमिट करना है, तो सिंपल है। ये हमारा हो गया सेक्शन 6। आइए आगे चलते हैं। तो 3 में था प्रोहिबिशन था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन लोग नहीं ले सकते, 4 में क्या थी, एक्सेप्शन थी, 5 में क्या था कि फॉरेन जो आपका जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी की डिक्लेयर कर सकती है। 6 में क्या पढ़ा हमने कि जो फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने पे किसको इसको रोक है और कौन सी एक्सेप्शन है। एक कैजुअल, एक तो प्योरली कैजुअल वन था, और क्या था, सडन मेडिकल इलनेस। नेक्स्ट है बेटा, ये अब कॉमन सेंस वाली बातें ही हैं। प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। क्या कहते हैं कि नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड सर्टिफिकेट और हैज ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन अंडर दिस एक्ट receives any foreign contribution shall transfer such foreign contribution to any other person unless such other person is also registered and had been granted the certificate or obtained the prior permission under this act, provided that such person may transfer with the prior approval of central government a part of such foreign contribution to any other person who has not been granted a certificate or obtained permission under this act in accordance with the rules made by central government। देखिए सीधी सी बात है, मैंने एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल दी थी। एग्जाम्पल क्या थी, मैंने क्या था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले कौन सकता है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन नहीं ले सकता, क्या हो गया इसको, ठीक है, एकदम हमने पढ़ा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन नहीं ले सकता, ठीक है, वो सेक्शन 3 में हमने पढ़ लिया। साथ में हमने पढ़ा कि वो आगे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस। अब क्या कहते हैं कि देखिए जो मैंने को बताया था, जैसे संस्थाएं होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे जो भी हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, क्योंकि चैरिटेबल कुछ ट्रस्ट होती है, कुछ रिलीजियस होती हैं।
तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं कि नहीं ले सकती? मैंने कहा यस ले सकती हैं, बट दो चीज़ें उसमें, ठीक है। कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है मैंने आपको। कुछ एक इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए। अब जैसे क्या है कि जो अयोध्या मंदिर का जो केस है, कि वहाँ पे क्या है कि जो डिसीजन है वो क्या इसके फेवर में आया है? हिंदू पक्ष की फेवर में आ गया। बिल्कुल आया कि नहीं आया? अब मानिए देखिए, अब लाखों ऐसे लोग हैं जो हिंदू लोग हैं जो बाहर रहते हैं विदेश में, है कि नहीं? अब वो मान लीजिए पैसे देना चाहते हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि हम भी क्या है कि इस धर्म, जो धर्म के नाम पे हम भी कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये धर्म है, मेरी बड़ी इच्छा है कि अयोध्या मंदिर बने तो मैं भी वहाँ विजिट करूँ, ठीक है। मैं भी अपना जो योगदान दे सकता हूँ दूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे धर्म से वो जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अब क्या है कि जैसे ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो क्या है कि जो कोई भी ऐसे संस्थान है जो किससे जुड़े हुए, चैरिटी से, जैसे मंदिर हो गए, सॉरी क्या बोलते हैं, सॉरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, या मान लीजिए कोई ऑर्फेनेज हो गया, ठीक है, अनाथालय जैसे हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। और रिलीजियस का मैंने बताया आपको, जैसे अयोध्या मंदिर जो बन रहा है एक रिलीजियस मैटर हो गया, कि गोल्ड श्री हरमिंदर साहिब है, गोल्डन टेम्पल जिसे हम बोलते हैं, वो क्या रिलीजियस मैटर आ जाता है, ठीक है। हरिद्वार है, ठीक है, ये वाराणसी का जो मठ है वहाँ पे, वो सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारे जो हैं ये क्या है बेटा, ये सारे जो संस्थान हैं, ठीक है, ये क्या है कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैंने बाद वाले एग्जाम बोले। ये क्या है कि अगर इन्होंने एफसीआरए के तहत फंडिंग रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के तहत, एक्ट के तहत, या तो रजिस्ट्रेशन करवा रखी है या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है, तो ही ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं। दो केसेज हैं जहाँ पे ये संस्थान फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। पहला केस क्या है बेटा, या तो ये रजिस्टर्ड है अंडर एफसीआरए, फिर सीजी, या फिर क्या है, इन्होंने स्पेसिफिकली परमिशन ले रखी है फ्रॉम सीजी, तो तभी ये क्या है कि ये इंस्टीट्यूट क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तभी ये इंस्टीट्यूट क्या है बेटा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। या तो वो रजिस्टर्ड है अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, या फिर क्या है कि इन्होंने परमिशन ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। इतना तो क्लियर है आपको? यस क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, तब फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। अब देखिए, अगर एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है या उसने परमिशन ले रखी है, ये वाला इंस्टीट्यूशन अगर किसी अन्य इंस्टीट्यूशन को क्या है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, कर सकता है। मान लीजिए जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब में क्या है, मान लीजिए गुरुद्वारा है, ठीक है, गुरुद्वारा, ठीक है। इस गुरुद्वारे में क्या है, ये जो गुरुद्वारा है, ये क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है कि रजिस्टर्ड है अंडर द एफसीआरए, क्लियर है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या इसने क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है। अब जो ये गुरुद्वारा साहब है, अब ये चाहता है कि किसी और गुरुद्वारे को कुछ फंडिंग करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर ये वाला जो गुरुद्वारा है यानी इंस्टीट्यूशन है, ये भी क्या है, एक सेकेंड, ये भी क्या है बेटा, ये भी अगर क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर क्या इसने भी परमिशन ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर हो गया? क्लियर है बिल्कुल। एक एक्सेप्शन है बट इसकी, ठीक है, एक इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, अगर एक इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है अंडर द एफसीआरए, या फिर क्या है जिसने परमिशन ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो किसी ऐसे संस्थान को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर करना चाहता है जो ना ही रजिस्टर्ड है ना ही उसने परमिशन ले रखी है, कर सकता है ऐसा, पर सीजी की परमिशन लेके। बिल्कुल सिंपल। आइए चलिए, ठीक है, ये हमारा हो गया सेक्शन 7, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कोई भी ऐसा कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है, क्या है, पर्सन हमने पढ़ा था, पर्सन में क्या था, कंपनी थी, एचयूएफ भी थी, इंडिविजुअल भी था, ठीक है। और इंक्लूड लिखा था, वाइड डेफिनेशन थी, सारा कुछ आ गया उसमें, एओपी बीओआई भी आ गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई पर्सन लिखा है, पर्सन में सब कुछ ही आ गया, कोई भी ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर द एफसीआरए, या फिर क्या है वो उसने परमिशन ले रखी है सीजी से, अगर वो किसी और को, जो ये किसी और पर्सन को
क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर करना चाहता है, कर सकता है, बट वो अदर जो इंस्टीट्यूशन है या अदर जो पर्सन है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर FCRA, या उसने भी क्या है कि गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी हो। तो उसने ऐसी कोई परमिशन नहीं ले रखी, तो फिर आप जो उसको फंडिंग जो ट्रांसफर करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो आपको CG की अप्रूवल लेके ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन 8। ये बहुत सिंपल है और बढ़िया है। यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले दें और उसको सारे का सारे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मोर देन 90% कहाँ इस्तेमाल कर देते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज पर इस्तेमाल कर देते हैं। तो प्रशासनिक जो चीज़ें हैं, प्रशासनिक जो खर्चे हैं उस पर खर्च कर देते हैं। अब प्रशासन के खर्चे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो मान लीजिए हमारे यहाँ DMC है, दयानंद मेडिकल कॉलेज है, तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। अब इसको बाहर से क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, समझ गए, विदेश से क्या आया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आ गया, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया। आप कहते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, ठीक है, जो पर्पस है, उसके लिए कितना खर्च कर सकते हैं, यानी कि जो डायरेक्टर की सैलरी है, अकाउंट्स के खर्चे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस है, उस पर कितना खर्च कर सकते हैं, ये बता रखा है सेक्शन 8 में। CG बाय रूल्स इसको बताएगी। क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में क्या क्या आएगा, ये भी कौन बताएगा, CG बाय रूल्स बताएगी। सिंपल बिल्कुल। चलिए, इसको बहुत आसान है, ये पूछा नहीं जाता वैसे, कवर करते हैं इसको फटाफट। एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट और गिवन परमिशन। अब ये लाइन बार बार आएगी, मैं बार बार इसको बोलूंगा नहीं। कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है या इसको परमिशन मिली हुई है CG से, ठीक है, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया है, ऐसे ये लाइन बार बार आएगी, तो उसको आप समझ जाना। तो रजिस्टर्ड है या परमिटेड है, मैं ऐसे बोलूंगा, जो पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड है या परमिटेड है, इसलिए मतलब अंडर FCRA, परमिटेड मतलब जिसको CG ने अप्रूवल दे रखी है, ऑब्वियसली वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, ठीक है। एवरी पर्सन जो रजिस्टर्ड है या परमिटेड है, ठीक है, एंड रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो कहते हैं कि शैल यूटिलाइज सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पसेस फॉर विच द कंट्रीब्यूशन वॉज रिसीव्ड। उन्हीं कामों में इस्तेमाल करेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिन कामों के लिए वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया गया है। तो प्रोवाइडेड दैट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इनकम अराइजिंग आउट ऑफ सच विल नॉट बी यूज फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, तो जिन कामों के लिए लिया गया उन्हीं कामों में यूज करो। और दूसरी बात क्या है, स्पेकुलेटिव पर्पस में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। फिर आगे कहते हैं कि CG ये डिसाइड करेगी बाय रूल्स, CG प्रिस्क्राइब करेगी बाय रूल्स कि कौन से जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको माना जाएगा। फिर कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, एक तो वो रूल्स बनाएगी, उसके अलावा क्या है कि साफ साफ बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कितने खर्चे किए जा सकते हैं। और कहते हैं कि एक साल के अंदर, एक साल में जितना ही फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक क्या है, मैक्सिमम जो है एडमिन पर्पस के लिए खर्चे किए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट अगर आप 50% से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो आपको CG की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर कहते हैं CG ये डिसाइड कर सकती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के, ठीक है, और किस मैनर में क्या है ये एडमिन के खर्चे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। एक तो कहते हैं सिंपल, जिस पर्पस के लिए क्या है, जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया, बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया गया है, उस पर्पस के लिए यूज़ करो। बट कहते हैं जो स्पेकुलेटिव पर्पस है उसके लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉट यूज फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। बिल्कुल सिंपल हो गया। एक तो क्या हो गया, क्या है जो पर्पस है, ठीक है, वो क्या है, स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस पर्पस के लिए लिया गया है उस पर्पस में यूज़ करना है। दूसरा क्या है कि स्पेकुलेटिव पर्पस में यूज़ नहीं करना। तीसरा क्या है, जो एडमिन के खर्चे हैं उसमें क्या है कि जो टोटल जो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हें फाइनेंशियल ईयर जो मिला, उसका 50% से ज़्यादा क्या है एडमिन में खर्चों पे खर्च नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एडमिन के खर्चे क्या होते हैं, कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ठीक है, सिंपल हो गया। और स्पेकुलेटिव खर्चे कौन से, ये भी कौन डिसाइड करेगा, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इजी है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि CG की क्या पावर है टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इन सर्टन केसेस। ठीक है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का जो इस्तेमाल है, जो कि एग्जाम्पल लिया था धर्म परिवर्तन, ठीक है, लोगों का धर्म चेंज करना, ठीक है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो पैसे का इस्तेमाल है लोगों के धर्म परिवर्तन में किया जा सकता है,
क्या देश में जो आपस में सौहार्द है, यानी कि जो हमारे प्यार की जो भावना है यहाँ पे, तुम्हारा ब्रदरहुडनेस है, ठीक है, भाईचारा, उसको बिगाड़ने में किया जा सकता है, ठीक है, तो लोगों का धर्म परिवर्तन करने में या भाईचारा बिगाड़ने में, ठीक है, तो देश की हमारी इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, या हमारी जो फॉरेन स्टेट्स के साथ रिलेशन है, ठीक है, यानी इस जो हमारा एक ढांचा है उसको बिगाड़ने में किया जा सकता है। ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे क्या है, बिल्कुल रोक लगा दी जाती है। उसी जी कुछ एक केसेस में क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे रोक लगा सकती है। चलिए सिंपल, आइए पढ़ते हैं इसको, आसान है बिल्कुल। सीजी में प्रोहिबिट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। ऐसे क्यों? सेक्शन 3 में तो भैया बता ही दिया भाई तुम तो लोगे मत। उसके अलावा क्या, उसके अलावा सेक्शन 3 में बताया गया भाई तुम तो लोगे ही नहीं। कौन थे वो? आपको याद होगा, लेजिस्लेचर था, ठीक है, कोई भी क्या था, कैंडिडेट टू एनी लेजिस्लेचर था या मेंबर टू एनी लेजिस्लेचर था, जज था, ठीक है। उसके अलावा क्या था, कोई ये जो न्यूज़ वाले हैं इनके एडिटर था, प्रिंटर था, ब्रॉडकास्टर था, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट था। उसके अलावा क्या था, पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑफिस बेरर था या फिर क्या था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। इन सभी पे क्या थी, रोक थी। या फिर क्या था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट था, या फिर क्या था, कोई गवर्नमेंट का जो कोई भी एम्प्लॉय था, इन सभी पे क्या थी, रोक थी। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पशन थी, कुछ एक एक्सेप्शन थी जो ले सकते हैं, ठीक है, जैसे स्टाइपेंड वगैरह आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए, तो सेक्शन 3 में बताया गया, वो तो हमें कहने की जरूरत नहीं, हम पहले ही कह बैठे कि ये लोग तो क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे नहीं, इनको तो साइड पे कर दो। अब बाकी के लोग इधर आइए, ठीक है, बाकी के लोग क्या हैं, बाकी के लोग जो हैं उनमें से भी कुछ लोगों पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने पे रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6। ये क्या था, तो फॉरेन हॉस्पिटलिटी थी, ठीक है। ये कह सकते हैं कि आप फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने से पहले, अब आपको याद होगा फॉरेन हॉस्पिटलिटी में बहुत थोड़े से लोग थे। वहाँ पे क्या था, जज था, मेंबर टू एनी लेजिस्लेचर था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है। वहाँ पे 4-5 लोग थे जिन पे रोक लगाई गई थी। उनके अलावा भी गवर्नमेंट क्या है कि ये स्पेसिफाई कर सकती है, भैया ये लोग भी क्या है, फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते। कहने के बाद क्या है, सेक्शन 3 में जो बताए गए लोग हैं, चाहे सेक्शन 3 में जो बताए गए लोग हैं और सेक्शन 6 में जो बताए गए लोग हैं, 3 में तो बताया कि कौन लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, 6 में बताया कि कौन कौन लोग फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, ठीक है। अब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेक्शन 3+, ये सेक्शन 3 क्या है, इसमें कुछ लोग और ऐड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ लोग क्या है और ऐड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग और ऐड कर सकती है सीजी, यहाँ पे ये लोग क्या है, ठीक है, सेक्शन 3 में जो बताए गए हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, उसके अलावा क्या है, सीजी कुछ और ऐड कर सकती है, तो ये भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। और सेक्शन 6 में जो बताए गए हैं फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, उसके अलावा सीजी कुछ लोग ऐड कर सकती है, ठीक है। ऐसा करेगी क्यों, हम पढ़ते हैं अभी। चलिए बिल्कुल आराम से, क्या बोलते हैं, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11 to furnish intimation within such time and in such manner as may be prescribed as to the amount of any foreign contribution received by such person or class of person as the case may be, and the source from which and the manner in which such contribution was received and purpose for which the manner in which such foreign contribution were utilized। देखिए अब सेक्शन 11 की बात क्या है, सेक्शन 11 अभी पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि जो लोग क्या है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं उन्हें क्या है कि गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि जैसे जो बंदे रजिस्टर्ड हैं, तो बंदे क्या है रजिस्टर्ड हैं, या जिन लोगों ने क्या है कि सीधी से परमिशन ले रखी है, अगर वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेता है तो सरकार को इंटीमेट करते हैं। तो उसके अलावा गवर्नमेंट किसी और बंदे को भी कह सकता है बताइए आपके पास क्या क्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो बंदे क्या रजिस्टर्ड हैं या क्या परमिटेड है टू गेट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट कुछ और लोग ऐड कर सकती है जिनसे हिसाब किताब मांग सकती है, बिल्कुल सिंपल। फिर कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, इनको भाई ये जो डिटेल देनी होती है, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सीजी बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कहने का भाव क्या है, तो सेक्शन में सेक्शन 11 में जो लोग बता रखे हैं, सेक्शन 11 में जो लोग बता रखे हैं, इन लोगों को क्या है, ये जो रजिस्टर्ड हैं, परमिटेड हैं, इन्हें क्या है कि जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे हिसाब किताब देंगे, उनके अलावा कुछ लोग ऐड कर सकती है गवर्नमेंट, तो ये तुम्हें भी क्या है हमें हिसाब किताब देना है। या फिर क्या है कि सेक्शन 11 में जो लोग बता रखे हैं इन लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, या इन लोगों को परमिशन दी जा सकती है, ठीक है, इन लोगों को क्या है रजिस्ट्रेशन करवानी है या इन लोगों को परमिशन दी जा सकती है,
तो गवर्नमेंट क्या है कि कुछ लोग और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बात केवल किसकी थी, इंटीमेशन की, ठीक है। यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ लोग और ऐड कर सकती है, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी थी या परमिशन लेनी सेक्शन 11 में, उसके अलावा कुछ और ऐड गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या कहते हैं, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6, ये क्या था, फॉरेन हॉस्पिटलिटी वाला, टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, एज टू रिसीट ऑफ एनी फॉरेन हॉस्पिटलिटी, द सोर्स फ्रॉम विच एंड मैनर इन विच सच हॉस्पिटलिटी वॉज रिसीव्ड। देखिए हमने सेक्शन 6 में क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था वो 4-5 लोग थे, ये तो फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले ही नहीं सकते, ठीक है। ले सकते हैं, बट क्या था, जैसे सडन इलनेस आ गई, ठीक है, सडन इलनेस वगैरह आ गई, तो उन्हें था कि इंटीमेट करना है, कि हाँ भी सरकार को इंटीमेट करना है कि हाँ हमने ये फॉरेन हॉस्पिटलिटी ली थी। अब कहते हैं गवर्नमेंट जो लोग प्रिस्क्राइब नहीं भी किए हुए, तो 4-5 लोग प्रिस्क्राइब किए कि ये फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, उसके अलावा अगर क्या है कि कोई बंदे और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये लोग क्या है कि अगर फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेते हैं तो हमें क्या है, इंटीमेट कीजिए, ठीक है। तो सेक्शन 6 से जुड़ गया ये पॉइंट भी, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ, सेक्शन 6 में क्या था, फॉरेन हॉस्पिटलिटी ही था, बट यहाँ पे क्या है, ऐड क्या कर दिया, इंटीमेशन। बहुत सिंपल है याद करने का, ठीक है। यहाँ पे क्या सरकार ऐड कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो सच प्रोहिबिशन और रिक्वायरमेंट शैल बी मेड unless central government is satisfied that acceptance of foreign contribution by such person or class of person as the case may be or acceptance of foreign hospitality by such person is likely to affect। तो किसी प्रकार की कहते हैं कोई प्रोहिबिशन है, ठीक है। अब इन लोगों पे जो हम पढ़ेंगे भी, अगर कोई लगता है गवर्नमेंट को ये चीज़ें अफेक्ट हो सकती है, तो गवर्नमेंट किसी प्रकार की क्या है कोई अलाउ नहीं करेगी, ना उनको रजिस्ट्रेशन देगी, ना किसी प्रकार की कोई परमिशन देगी, ठीक है। कहते हैं कि अगर क्या है सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इफेक्ट हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, या क्या है कि हमारे देश में कोई इलेक्शन है, किसी लेजिस्लेचर के वो इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी फ्रीडम या फेयरनेस, या किसी फॉरेन स्टेट से फ्रेंड रिलेशन खराब हो रहे हैं देश में, क्या है तो हमारा जो वातावरण है, बेशक क्या रिलीजियस है, धार्मिक है, रेशियल है, या सामाजिक है, या भाषावादी है, या रीजनल ग्रुप है, या कास्ट है, कम्युनिटी है, उसमें क्या है जो हारमोनी है वो खराब हो रही है। अब बिल्कुल सोचिए, आप भूल जाइए मैंने क्या करवाया। सेक्शन 9 में जो गवर्नमेंट की पावर है एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है, सीजी पावर अंडर द FCRA, ठीक है। अब सिंपल से याद रखिए। अब सेक्शन 3 में क्या था, सेक्शन 3 में ये था कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं, स्पेसिफाइड लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, क्लियर। अब गवर्नमेंट को सीजी के पास ये पावर है, सेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड लोग हैं उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ लोग ऐड कर सकती है कि ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि सेक्शन 6 में बता रखा है कि हाँ ये लोग क्या है कि फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि इन लोगों के अलावा कुछ और लोग क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये भी फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, ये भी हो गया। सेक्शन 11 में बता रखा है कि हाँ ये कोई भी पर्सन जो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनको क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या परमिशन लेनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट उसके अलावा भी कुछ लोग बता सकते हैं कि इन्हें भी क्या है रजिस्ट्रेशन या परमिशन लेनी पड़ेगी, ये ऐड कर सकती है, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे, सॉरी इंटीमेशन में क्या है, जैसे अब जो लोग जिन लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन है FCRA के तहत, या जिन्होंने परमिशन ले रखी है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, तो जब भी वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं साल बाद वो एक रिटर्न फाइल करते हैं और गवर्नमेंट को इंटीमेट करते हैं हमने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और लोगों को भी कह सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है, इन लोगों को भी क्या है इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सिंपल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या था, जो लोग जो स्पेसिफाइड लोग थे तो फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते थे, अगर उन्होंने ले ली, जैसे था 2 एक्सेप्शन थी, एक कैजुअल नेचर 1 की थी, कैजुअल नेचर की थी, या फिर क्या था सडन इलनेस के केस में जो मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसमें क्या है तो मेडिकल एड ले ली, तो उन्हें इंटीमेट करना था 1 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कुछ और लोग भी स्पेसिफाई कर सकती है इन लोगों के अलावा कि तुम्हें भी क्या है कि सरकार को इंटीमेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। यदि सेक्शन 3 ऐड याद रखिए, सेक्शन 6 याद रखिए, सेक्शन 11 याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। सेक्शन 3, 6, 11, ठीक है। 3 में क्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, 6 में क्या फॉरेन हॉस्पिटलिटी, 11 में क्या जो रजिस्ट्रेशन था या परमिशन था, क्लियर। उसके बाद क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी कोई परमिशन नहीं देगी, रजिस्ट्रेशन नहीं देगी, क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि जहाँ पे क्या है इंडिया में जो है क्या है सिस्टम खराब हो सकता है, अगेंस्ट इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, या पब्लिक रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट है, या कोई पब्लिक जो आपका सिस्टम है वो हरा खराब हो सकता है,
ठीक है, या लोगों में क्या है जो हारमोनी है, ठीक है, तो रिलीजियस है, जो रिलीजियस हारमोनी है, लिंग्विस्टिक है, सोशल है, ठीक है, सेक्शनल, या क्या है कोई सोशल किसी प्रकार की कोई हारमोनी है वो खराब हो सकती है, यानी माहौल बिगड़ सकता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो गवर्नमेंट वहां पे रोक लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर टू प्रोहिबिट, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 10, जहां पे कहते हैं कि सीजी सेटिस्फाई है इंक्वायरी करने के बाद, या सीजी को लगता है कोई भी पर्सन उसकी कस्टडी में क्या है या कंट्रोल में क्या है, ऐसा कोई आर्टिकल है, करेंसी है, सिक्योरिटी, इनको फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन बोल देते हैं हम, आर्टिकल करेंसी, ठीक है, सिक्योरिटी, आर्टिकल में क्या था, किसी प्रकार की कोई भी चीज़, ठीक है, सिक्योरिटी क्या था, जो बेशक इंडियन हो सकती है या बाहर की हो सकती है, ठीक है, करेंसी क्या था, इंडिया की करेंसी या बाहर की करेंसी, सिक्योरिटी में था पेमा या सकरा के तहत जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वेदर इंडिया या फॉरेन, which has been accepted by such person in contravention of any of the provisions of this act, it may by order in writing prohibit such person from paying, delivering, transferring other person, otherwise dealing with any manner whatsoever such article, currency, thing, security जो भी है, except in save in accordance with the written orders of central government, and a copy of such order shall be served upon such person so prohibited in the prescribed manner, and thereupon the provisions of जो भी है section 7 जो unlawful activities prevention act जो है 1967 shall so far as may be apply, shall so far as may apply to or in relation to such article, currency or security, and reference in the said subsection to money, securities or credit shall be constituted a reference to such article, currency और security। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, कहते देखिए जहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट को लगा कि जगदीप के पास जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, यानी कि कोई आर्टिकल है, करेंसी है, या फिर कोई सिक्योरिटी है मेरे पास पड़ी हुई है, तो गवर्नमेंट को लगा इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद कि जगदीप के पास जो ये आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी पड़ी हुई है, ये क्या है कि इसके पास जो ये पड़ी है, ये किसी कस्टडी में जो ये कंट्रोल में जो करेंसी, सिक्योरिटी या क्या है ये आर्टिकल है, ठीक है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए है, तो गवर्नमेंट क्या है कि मुझ पर रोक लगा सकती है कि जगदीप क्या है कि ये क्या है, ये फॉरेन करेंसी आर्टिकल या जो सिक्योरिटी है किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा, किसी को डिलीवर नहीं करेगा, किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा गवर्नमेंट को पूछे बिना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं कि हमसे पूछ के ही क्या है कि तुमने ये काम करना है, हमसे पूछे बिना ये आर्टिकल, करेंसी या क्या है सिक्योरिटी आप किसी को डिलीवर नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है। अभी गॉट माय पॉइंट। ठीक है, और जब तक क्या है कि गवर्नमेंट का ये ऑर्डर चल रहा है तो सारी प्रोविजंस जो क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जो गैर कानूनी जो क्या है गतिविधियां हैं, इसलिए एक्ट बना हुआ है 1967 का, उसके तहत जो प्रोविजंस है वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये जितना मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझाया, जितना मुझे आता था मैंने उससे पूरे कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं। तो याद रखना सेक्शन 3 क्या था बेटा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने पे रोक थी जिन लोगों पे, वहाँ पे संख्या थोड़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सेक्शन 6। 4 क्या था, एग्जम्पशन था। 5 क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर था। ठीक है, 6 क्या था, जो आपका था फॉरेन हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो ये जो सेक्शन मैंने आपको पहले करवाए हैं, ठीक है, उसके बाद 9 आया था आपका। ठीक है, 9 में क्या था, सीजी की पावर, ये बहुत रेलिवेंट है। 10 इतना रेलिवेंट नहीं है। जो आपको याद रखने वाले सेक्शन था इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपको 3, 6, 3, 4, 5, 6, 5 बेशक नहीं याद होगा कोई बात नहीं, सेक्शन का नंबर बोल रहा हूँ मैं। 3, 4, 3 में क्या है प्रोहिबिशन है, ठीक है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में, 4 में एग्जम्पशन है, और इंपॉर्टेंट है आपका 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 9 सीजी की जो पावर्स है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शन के नंबर 11, हाँ सेक्शन 11 जो हम पढ़ेंगे अगला, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शन नहीं भी याद रहेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 6, 9, 11, 3, 4, 6, 9, 11, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन के नंबर जो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही है, बाकी का जो बैलेंस है पेंडिंग है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।